ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मुझे बताइए गाइज, आवाज ठीक से आ रही है सबको? एवरीबॉडी, सो प्लीज टेल मी कि ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम सबको? गुड मॉर्निंग जितने लोग ज्वाइन हुए हैं, राघव, दर्शन, ओंकार, मानव, नितिन, ओम, ध्रुव, रिद्धि, अनूप, शिवम, मोहित, नमन, आयुष, सृष्टि, समीर, गुड मॉर्निंग गाइज सबको। गुड मॉर्निंग, हाय, चलिए सब लोग ज्वाइन हो गए हैं। विल वेट फॉर हार्डली 1 मिनट, फिर उसके बाद में हम शुरू कर देंगे। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो रेगुलर बैच में एकत्व में फेस टू फेस बैच के बच्चे बैठे हैं, दैट इज मॉर्निंग 8 to 11 के बैच हो, या तो फिर दैट इज 11:30 to 1:30 की बैच हो, दोनों बैचेस के लिए लाइव स्ट्रीम एप्लीकेबल है, ये मैं पहले ही मेंशन कर दूं। और साथ में मैं आपको ये भी मेंशन कर दूं सबको कि जो इसके पहले के बैचेस भी हुए हैं, फास्ट ट्रैक या रेगुलर इंटर वगैरह, उन सब के लिए भी एप्लीकेबल है। बेसिकली डिपॉजिट चैप्टर वैसे छोटा है, तो इसको लाइव स्ट्रीम में लेने के पीछे का मकसद एकत्व में जो फेस टू फेस कंटेंट चल रहा है, सबको गुड मॉर्निंग गाइस एवरीबॉडी। सो एकत्व में जो फेस टू फेस कंटेंट चल रहा है वो फेस टू फेस में ही जैसा का वैसा चलता रहेगा, बिकॉज दैट इज अ इंपॉर्टेंट वन। डिपॉजिट ये छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर सवाल आते हैं ऐसा नहीं है, और ये छोटा सा चैप्टर आपको समझने के लिए ना सिर्फ बेसिक्स की जरूरत है जो हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, और बेसिकली देखा जाए तो आपको नए जो एग्जिस्टिंग चैप्टर है उसमें से कोई लिंकिंग नहीं है, सो इसलिए आपको इसको पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ तो बेटा अभी ठीक ही है, चल रहा है देखते जल्द से जल्द ठीक होने की कोशिश करेंगे, और जल्द से जल्द आपके फेस टू फेस बैचेस को हम रिज्यूम करने की कोशिश करेंगे। सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप जितने भी सब लोग हैं वो कृपया लाइव स्ट्रीम के इस बैच के अंदर बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? सो आज से हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है डिपॉजिट, और बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस डिपॉजिट चैप्टर के अंदर हम काफी सारा कंटेंट बहुत ठीक से पढ़े। बेसिकली जो पिछले बैचेस के बच्चे हैं उनको मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा कि डिपॉजिट चैप्टर इतना लेट लेने के पीछे का मकसद क्या है। रीजन इसके पीछे ये है कि डिपॉजिट के अंदर कंसिस्टेंटली रूल अपडेशन आ रहा है, कंसिस्टेंट रूल अपडेशन है, मतलब नवंबर 22 के लिए भी डिपॉजिट्स के लिए कंसिस्टेंट रूल अपडेशन है, और इंस्टीट्यूट इसमें से कुछ चीजें एक्सेप्ट कर रही है, कुछ रिजेक्ट कर रही है। आपको यकीन नहीं होगा तो अभी एग्जिस्टिंग मॉड्यूल अगर आप देखोगे जो 2-3 महीने पहले रिलीज हुआ है, 2-4 महीने पहले, उसके अंदर भी डिपॉजिट के रूल्स चेंज किए गए हैं। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि आप डिपॉजिट के रूल्स इतना डिले क्यों कर रहे हो, उसके पीछे रीजन ही है। इस बार आप देखोगे कि जो मैं आपको डिपॉजिट के रूल्स इस बार बताने वाला हूं वो काफी क्या लेटेस्ट अपडेटेड वाले रूल्स है, इसलिए इन रूल्स को सभी को समझना काफी अच्छे से जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई लेटेस्ट अपडेटेड रूल्स लेने के लिए जो एग्जिस्टिंग एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, नवंबर 22 मई 23, उसी हिसाब से मैंने इसको लिया गया है, ठीक है? सो चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ थोड़ी सी ठीक है, सो सबको गुड मॉर्निंग सबको जितने लोग इस बैच के लिए ज्वाइन किए हैं सबको 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 गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं विद द लेक्चर, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि हमें कितने देर तक जब तक मेरी हिम्मत ताकत चलेगी तब तक ये लेक्चर चलेगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा डबल ट्रिपल। जैसे आप सबको पता है मैं एकदम बेसिक प्रिलिमिनरी इस चैप्टर के बारे में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि डिपॉजिट ये चैप्टर सबको जैसे पता है कि सेक्शन नंबर 73 से लेकर सेक्शन नंबर 76A तक है, पर इस चैप्टर के अंदर सिर्फ सेक्शंस ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ सेक्शन है। अगर मैं डिपॉजिट चैप्टर की बात करूं तो डिपॉजिट चैप्टर में सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा, सबसे पहली बात दैट इज मीनिंग ऑफ डिपॉजिट। दूसरी चीज जो आपको जाननी पड़ेगी वो है सेक्शंस, सेक्शन नंबर 73 से लेकर 76A। और तीसरी चीज गाइस जो आपको जाननी पड़ेगी दैट इज डिपॉजिट के रूल्स। आज के लेक्चर में हम दो ही चीजें कवर करेंगे, दैट इज मीनिंग ऑफ डिपॉजिट जो डेफिनेशन के साथ कवर होगा 2 सबसेक्शन 31 में। आपको शायद पता होगा जैसे हमने डेफिनेशंस याद किए हैं, दैट इज 230 डिबेंचर, 231 डिपॉजिट एक्सेट्रा,
उसी प्रकार हम इसको कवर अप करेंगे 231 में मीनिंग ऑफ डिपॉजिट। 73 से लेके 76 से तो काफी स्मॉल पोर्शन है, इसके लिए हार्डली हाफ आवर हमको लगेगा, बिकॉज 73 से लेके 76 से में से 2 सेक्शन आपके ऑलरेडी कट किए गए हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 74 जो मैंने बुक में दिया है, पर ये ट्रांजिशन का सेक्शन है, इसलिए ये सेक्शन इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड सेक्शन नंबर 75 ये तो आईसीआई ने ही डिलीट किया है, मतलब है ही पहले 4-5 सेक्शंस और उसमें से भी आईसीआई ने डिलीट वगैरह करके रखे हुए। और फिर आते हैं डिपॉजिट के रूल्स जो थोड़े से बड़े हैं, दोज आर बिग रूल्स, ये हम कल के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर, ये चीज को आपने याद रखना। सो आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हमको डिपॉजिट का मीनिंग समझना है और फिर डिपॉजिट के सेक्शन समझने हैं। समझ में आ रहा है सबको कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सो प्लीज टेल मी। हाँ, अब सवाल है काफी सारे बच्चों का, सर कितने पेजेस हम चार्जेस के लिए छोड़े? तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि नियरली 5 फेसेस आप छोड़ दीजिए चार्जेस के लिए, 5 फेसेस, ठीक है। नॉर्मल एरिया, नॉर्मल जगह के अंदर 5 फेसेस आप चार्जेस के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। 5 फेसेस मतलब 3 पन्ने, 3 लीव्स आप छोड़ दीजिए, 5 फेसेस, ठीक है, चार्जेस के लिए जो फेस टू फेस बैच वाले हैं उनके हिसाब से, ठीक है। चल, यहां तक आएंगे, समझ में आ रहा होगा सबको, हाँ है ना। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, अब स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ डिपॉजिट। बड़े अच्छे से ध्यान देना। अगर बच्चों हम बात करें कंपनी में फंड रेजिंग की, अगर हम बात करें कंपनी में फंड रेजिंग की बच्चों, तो फंड रेजिंग ये कंपनी में आप 3 तरीकों से कर सकते हो। 3 डिफरेंट वेज यू कैन रेज द फंड्स इन द कंपनी। पहला तरीका है जिससे आप फंड रेजिंग कर सकते हो, दैट इज इशू ऑफ सिक्योरिटीज। इशू ऑफ सिक्योरिटीज आपने फाउंडेशन के अंदर इसके एंट्रीज मारे हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। सो इशू ऑफ सिक्योरिटीज में भी अगर हम बात करें तो आप डिफरेंट टाइप्स के सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो, जैसे इक्विटी शेयर्स, दूसरा आप इशू कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर्स, फिर आप इशू कर सकते हो दैट इज डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, राइट। फिर आप एक और तरीके से फंड रेज कर सकते हो, एक और तरीके से आप फंड रेज कर सकते हो, दैट इज लोन ऑब्लिक बोरोइंग्स, जो आप बैंक वगैरह से लोगे, जो आप पीएफआई से लोगे, ठीक है। हालांकि डिबेंचर बॉन्ड इज ऑल्सो काइंड ऑफ लोन एंड बोरोइंग ओनली, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग बात है, बट नॉर्मली उसको सिक्योरिटीज के फॉर्म में देखा जाता है। और तीसरा तरीका है जिससे आप फंड रेज कर सकते हो, दैट इज डिपॉजिट्स, दैट इज डिपॉजिट्स। अब नॉर्मली ये डिपॉजिट क्या है, जनरल पार्लांस में, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हमको समझना पड़ेगा। देखो, इसको मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आगे जो हम मीनिंग देखने वाले हैं बच्चों, वो इसी मीनिंग के ऊपर डिपेंड है, तो बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सो डिपॉजिट्स क्या है? जैसे देखो, आपने डिपॉजिट्स का अगर मैं आपको मीनिंग बोलूं, डिपॉजिट्स का अगर मैं आपको मीनिंग बोलूं, तो एक मीनिंग आता है हमारे पास नॉर्मल वाला मीनिंग, जिसको हम जनरल मीनिंग भी कह सकते हैं, और दूसरा मीनिंग आता है कॉर्पोरेट के हिसाब से मीनिंग। जनरल मीनिंग, नॉर्मल मीनिंग हमारे लिए डिपॉजिट का है अलग अलग टाइप का, जैसे सेविंग डिपॉजिट, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, जैसे रेंटल डिपॉजिट एक्सेट्रा, या लीज डिपॉजिट। हम पगड़ी देते हैं ना, हम पगड़ी वगैरह देते हैं ना, रेंटल लीज वगैरह के लिए पगड़ी देते हैं, कुछ 3-4 महीने का रेंट एडवांस में देके रखते हैं, दैट इज अ डिपॉजिट। सो रेंटल और लीज डिपॉजिट हमारे लिए नॉर्मल मीनिंग है। नॉर्मली हमने अभी तक जो डिपॉजिट देखा है, तो नॉर्मली कोई अगर डिपॉजिटर है, वो डिपॉजिटर बैंक के पास में कोई अमाउंट रख देता है, तो बैंक उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, हम इसको डिपॉजिट कहते हैं। पर हमको जो डिपॉजिट का मतलब देखना है, वो देखना है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। और ये जो डिपॉजिट है, ये है कि नॉर्मली जो पब्लिक है, वो पब्लिक कंपनी के पास डिपॉजिट देती है, कंपनी के पास रुपीस के फॉर्म में डिपॉजिट देती है, और कंपनी उस डिपॉजिट के ऊपर पब्लिक को पैसा पे करता है, मतलब इंटरेस्ट पे करता है।
आप आज के डेट में भी सेबी की अगर वेबसाइट ओपन करके देखो तो आपको अलग अलग डिपॉजिट रेट्स के ऊपर यहां पे कंपनी इंटरेस्ट रेट के ऊपर कंपनी डिपॉजिट देते हुए दिखेगी। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो यहां पे 7%, 7.5%। सो एग्जिस्टिंग बैंक एफडी रेट्स वगैरह जो होते हैं उससे थोड़े से ज्यादा रेट के ऊपर यहां पे डिपॉजिट देते हैं। क्योंकि देखो, बैंक में एफडी रखना इज सेफ, बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखना इज सेफ, तो कंपनी के पास में फिक्स डिपॉजिट रखना इज बिट रिस्की। इट इज बिट रिस्की, मतलब थोड़ा सा ही रिस्की, थोड़ा सा ही है पर रिस्की है। तो हम यहां जो गवर्न करने वाले हैं वो बैंक डिपॉजिट्स या इन डिपॉजिट्स को नहीं गवर्न करने वाले, हम यहां पे कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स को गवर्न करने वाले हैं। सो कंपनी जितने भी तरीकों से फंड्स रेज कर सकती है, उसमें सिक्योरिटीज है, लोन्स है, बोरोइंग्स है और तीसरा डिपॉजिट है। डिपॉजिट में भी हम कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स को देख रहे हैं। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि सर पब्लिक ये बैंक के जगह पे कंपनी को क्यों डिपॉजिट देगी? ये सवाल उठता है। तो मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा कि कंपनी को और बैंक एफडी के अंदर डिफरेंस क्या है। अगर मैं यहां पे एक साइड लिखूं बैंक एफडी और अगर मैं दूसरे साइड लिखूं कंपनी एफडी, कंपनी डिपॉजिट में लिखना चाहूंगा, तो इसमें फर्क क्या है? मतलब क्यों ऐसा होना चाहिए कि आप कंपनी के पास ज्यादा डिपॉजिट रख रहे हो? इसके पीछे रीजन है। अगर मैं बात करूं तो बैंक में जो इंटरेस्ट है, मैं इधर हेडिंग ही दे दूं, बैंक में जो इंटरेस्ट है वो नॉर्मली लोअर रहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट परसेंटेज नॉर्मली लोअर रहते हैं। कंपनी के केस में वो थोड़े से हायर रहते हैं, थोड़े से, ज्यादा नहीं बट थोड़े से हायर रहते हैं। दूसरी बात, जब आप रिपोर्टिंग की बात करते हो तो बैंक में सिर्फ आपके एफडी का ही रिपोर्टिंग होगा, ओनली एफडी का रिपोर्टिंग। पर कंपनी के केस में आपको ओवरऑल कंपनी का रिपोर्टिंग होता है, पूरी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है वो आपको पता चलता है। तो आगे जाके आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए एक अच्छा तरीका है कि पहले डिपॉजिट दो, बाद में इन्वेस्ट करो। ओवरऑल कंपनी का रिपोर्टिंग होता है। एफडी के अंदर आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान नहीं रहता, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान नहीं रहता। ठीक है, कि आप एफडी के ऊपर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई करोगे, इक्विटी शेयर वगैरह, वैसा नहीं है। पर कंपनी डिपॉजिट में आप कंपनी में ऐसा हो सकता है कि आपको रिस्क लग रहा है तो आप 2-3 साल के लिए डिपॉजिट दे दो और उसके बाद में आप इक्विटी शेयर्स ले लो, डिबेंचर्स ले लो, एज यू विश। तो देयर इज अ फ्यूचर प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हो सकता है। नेक्स्ट वाली चीज कि आप क्यों बैंक के जगह पे कंपनी के केस में डिपॉजिट लेने जाओगे। देयर इज वन मोर थिंग, नॉर्मली मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के, मेंबर्स का जो इंटरेस्ट होता है, जैसे बैंक एफडी के अंदर मेंबर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन कंपनी के अंदर जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि कंपनी को फंड्स की जरूरत है, एक अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है, तो मेंबर मस्त प्रोजेक्ट बेसिस पे एक सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डिपॉजिट के नाम से। जैसे प्राइवेट कंपनी को खुद के मेंबर से डिपॉजिट लेना अलाउड है, पब्लिक कंपनी को तो सभी से डिपॉजिट लेना अलाउड है, प्राइवेट को खुद के मेंबर्स से। तो समझो प्राइवेट कंपनी का पास एक प्रोजेक्ट आया और उसको उसमें इन्वेस्ट करना है, उसके पास पैसे नहीं है और रिटर्न इमीडिएटली 2-3 साल बाद अच्छा खासा तगड़ा रिटर्न मिलेगा, तो मेंबर्स प्रोजेक्ट बेसिस पे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि डिपॉजिट दे सकते हैं। कंपनी फिर प्रोजेक्ट करके जो प्रॉफिट कमाएगा वो मेंबर्स को अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट के ऊपर वापस कर सकती है। तो इन रीजंस की वजह से आप नॉर्मली बैंक में एफडी नहीं करते हो, आप कंपनी के साथ डिपॉजिट्स रखते हो। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो यहां पे मेंबर्स प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर डिपॉजिट्स दे सकते हैं, ये चीज को याद रखना। समझ में आया क्या? कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बोलिएगा बच्चों। ठीक है, और ये जो चार्ट है, ये चार्ट आप कृपया ड्रॉ कर लीजिए आपके बुक के अंदर, तो आपको समझ में भी आएगा कि सर क्या कह रहे थे। गो फॉर इट फास्ट, पूरा का पूरा। आइडिया क्लियर है?
फटाफट लिख लीजिए। 11:30 to 1:30 के बैच वाले जो है वो सवाल पूछ रहे हैं फॉर्मेशन चैप्टर के लिए कितने पेजेस छोड़े। तो फॉर्मेशन चैप्टर के लिए आपको अच्छे खासे 10-12 पन्ने लग सकते हैं, ठीक है। 8 to 11 वाली बैच के लिए 5 पन्ने मैंने 3 पन्ने मैंने बोले हैं चार्जेस के लिए, बट फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन के लिए 10 से 12 पन्ने लग सकते हैं, नियरली 20 पेजेस। तो कृपया वो छोड़ दीजिएगा और फिर इसको लिखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखा भी होगा तो काट के 21 पेजेस छोड़िएगा और फिर लिखिएगा प्लीज, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, बाद में के लिए नहीं, अभी नोट करना है सब, वो बाद में होता नहीं है, फिर क्लास के साथ ही कर लीजिए, इट विल बी गुड। 20 फेसेस लीव करने हैं 11:30 to 1:30 कोई बैच के लिए जो फेस टू फेस में है। कंपनी नॉर्मली डिपॉजिट इशू करने के बाद इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करती बेटा आयुष बोरा। मतलब आपका हो गया कंप्लीट, डिपॉजिट इशू करना कंप्लीट हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा सकते हैं। एक बार फिक्स किया वो फिक्स ही होता है। नेक्स्ट जब आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे
तब जाके हम इंक्रीज कर सकते हैं। डन एवरीबॉडी? लिखना हो जाए डन बोल दीजिएगा कमेंट में प्लीज। डन एवरीबॉडी? आगे लिखना हो गया होगा सबका? ओके किसी ने तो भी बोला था लास्ट पॉइंट एक बार एक्सप्लेन करना, तो मैं वापस से बोल दूं गाइस। नॉर्मली जब आप कंपनी में डिपॉजिट करते हो तो ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आए तो आप प्रोजेक्ट बेसिस पे भी कंपनी को डिपॉजिट दे सकते हो। जिस प्रोजेक्ट से अच्छा खासा फायदा होगा तो डिपॉजिटर्स को भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकते हैं। इसलिए मेंबर्स, अगर कोई कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, उनका इंटरेस्ट हो सकता है, उनको पता चला है कि कंपनी के पास नया प्रोजेक्ट आया है, तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स ही कंपनी को प्रोजेक्ट बेसिस पे बड़े डिपॉजिट्स दे सकते हैं। चल बहुत बढ़िया, शानदार गाइस, लिखना हो गया है तो अब हम जाते हैं जरा नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। और नेक्स्ट चीज जो हमको देखनी है वो है डिपॉजिट के सेक्शंस एंड रूल्स। जैसे सेक्शन नंबर 73 प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बोला गया है, हालांकि इसको मैं कहता हूं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, इसको हम कहते हैं एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, तो इसका नाम लिख के रखिएगा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। हमने हमारे सेक्शन लिस्ट के अंदर भी यही नाम लिखा है। दूसरा 74, अब ये ट्रांजिशन वाला पीरियड है तो इसको आपने कट कर दीजिएगा, ये सेक्शन आपको एप्लीकेबल नहीं है, हालांकि हमने आपके बुक के अंदर देख के रखा है, पर ट्रांजिशन मतलब ये 2013 जब कंपनीज एक्ट आया था उस वक्त जो डिपॉजिट्स पेंडिंग थे उसके ट्रांजिशन के हिसाब से ये सेक्शन लिया है, ठीक है, तो जिसका कोई सेंस नहीं है। 75 ऑलरेडी डिलीटेड है। और नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ठीक है, देयर इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ठीक है, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है। और 76 है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, बाकी और कोई सेक्शन नहीं, मेन 3 ही सेक्शन है। और साथ में अगर आप देखो तो 4 ई फॉर्म्स यहां पे दिए गए हैं, ये ई फॉर्म्स टाइम टू टाइम आएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। पर डिपॉजिट चैप्टर में इसके एडिशन में जैसे मैंने आपको मेंशन किया था कि पहले मीनिंग समझना जरूरी है डेफिनेशन के हिसाब से और फिर रूल्स समझना जरूरी है, तो आज हम कवर कर रहे हैं मीनिंग और साथ में कुछ स्मॉल पोर्शन जो सेक्शन वाइज है आपका, ठीक है। सो 74 एंड 75 दिस इज डिलीटेड, आप इसको लिखे होंगे ये चार्ट को, तो कृपया इसके ऊपर कट कर दीजिएगा, ठीक है। चल अब मैं आता हूं डिपॉजिट के मीनिंग के ऊपर, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। क्या डेफिनेशन बोली है पहले इसको समझते हैं। यह है आपके बुक के पेज नंबर 5.3 के ऊपर, बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू 231 डिपॉजिट इज डिफाइंड अंडर 231। अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंज करो तो हमारा कंपनी 222 के बाद कोई डेफिनेशन नहीं है, कंपनी बाय शेयर कैपिटल के बाद में, तो अब यहां पे 231 आ गया। 231 डिपॉजिट का है एंड 230 डिबेंचर्स का है, तो ये आपने याद रखना है। According to 231, the term deposit includes money by way of deposit or loan, मतलब लोन हो या डिपॉजिट हो उसको इंक्लूड किया जाएगा। पहले सिर्फ समझ लो, कुछ कंफ्यूजन्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे, पहले सिर्फ रीड कर लो। और इन एनी अदर फॉर्म बाय कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड कैटेगरीज एज प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, मतलब आरबीआई ने कुछ चीजें बोली है वो डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होगी। तो ऊपर के डेफिनेशन को अगर मैं डाइसेक्ट करूं तो ऐसा दिखेगा, द अबाउ डेफिनेशन इज इंक्लूसिव, क्योंकि डिपॉजिट इंक्लूड्स बोला गया है, देखो वर्ड यूज किया है इंक्लूड्स मतलब इंक्लूसिव। इट इंक्लूड्स मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ डिपॉजिट, लोन और एनी अदर फॉर्म। तो सर क्या मतलब, जीवन में अगर कंपनी ने लोन भी लिया किसी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो वो भी डिपॉजिट है? सर ये तो गलत है, कंपनी ने बिल्डिंग रेंट पे दी, लीज पे दी, उसके लिए अगर उसने कुछ डिपॉजिट लिया वो भी डिपॉजिट है। सर कंपनी ने एम्प्लॉय से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है, एम्प्लॉय से नॉर्मली लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर ऑर्डर करके ना भागे, वो भी डिपॉजिट है। तो ये सवाल यहां पे पैदा होते हैं, हम इसको देखेंगे, जस्ट वेट। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट इज टाइम बाउंड, इट कैन बी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड मतलब अंडर चार्ज हो सकता है, अब चार्ज के बाहर हो सकता है, मॉर्गेज हो सकता है, प्लेज भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद में इट डज नॉट इंक्लूड प्रिस्क्राइब्ड कैटेगरीज ऑफ अमाउंट्स, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के अमाउंट्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है, जो किसने बोले हैं, आरबीआई ने बोले हैं।
द प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स बोला है, पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर एज वेल एज फ्रॉम पब्लिक। अब नीचे दिए हैं अमाउंट्स नॉट टू बी कंसिडर्ड इन डिपॉजिट, मतलब कौन कौन सी चीजें डिपॉजिट के अंदर काउंट ही नहीं की जाएगी, ये यहां पे बोला गया है। और इसकी अगर आप लिस्ट देखो तो फटके हाथ में आ जाएगी आपकी। 18 पॉइंट्स की लिस्ट दी गई है, नियरली 3-4 पेजेस की लिस्ट दी गई है सिर्फ ये बताने के लिए कि कौन सी चीजें डिपॉजिट के अंदर नहीं आती। 3 पेजेस की पूरी लिस्ट दी है, सिर्फ डिपॉजिट के अंदर कौन सी चीजें नहीं आती। अब जिनके पास इसकी कॉपीज नहीं है पास्ट बैच के स्टूडेंट्स के लिए, इसके कॉपीज इस लेक्चर के नीचे मैं सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करके रख दूंगा, ठीक है, तो आपको समझ में भी आएगा कि किस प्रकार इसको देखना है। फिलहाल के लिए इसको सिर्फ समझ लीजिए, सॉफ्ट कॉपी अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ क्योंकि लेटेस्ट वाले हैं, अपडेटेड वाले रूल्स है, इस हिसाब से हमको इसको देखना बहुत जरूरी है। सो देखो लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब ये पूरी की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट आप अगर याद करने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि याद होगी नहीं, तो इसीलिए हमने इसके लिए एक मस्त वाला चार्ट बना के रखा है। तो आ जाइए, डिपॉजिट का हम सेक्शन 231 चार्ट पर से पढ़ते हैं, बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 231 डिपॉजिट का जो डेफिनेशन है उसका मीनिंग कि भैया उसके अंदर डिपॉजिट, लोन या एनी अदर फॉर्म ऑफ चीज आएगी जो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, मतलब उसके खिलाफ आपने कोई एसेट चार्ज में दी हो या ना दी हो, आपने कोई चीज गिरवी रखी हो, प्लेज रखे हो या ना रखे हो, फिर भी वो उसके अंदर इंक्लूड होगा। दूसरा कंडीशन, इट शॉल बी टाइम बाउंड। डिपॉजिट हमेशा टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक पीरियड में ही रीपे होना चाहिए। टाइम बाउंड के लिए मैं यहां पे मीनिंग लिख सकता हूं, रीपेमेंट इन स्पेसिफिक पीरियड, रीपेमेंट इन स्पेसिफिक पीरियड। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को याद रखना। एंड इट डज नॉट इंक्लूड, अब आरबीआई के हिसाब से डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, यही वो 18 पॉइंट की और 2.5-3 पेजेस की लिस्ट है कि जो कौन कौन सी चीजें डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होगी। और इसके लिए आप देखना नीचे पूरे 18 पॉइंट्स को अलग अलग फॉर्मेट में हमने डिवाइड करके रखा है, अलग अलग कलर्स के अंदर, सो दैट ये समझने के लिए आपको थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। तो बड़े अच्छे से ध्यान देना बोर्ड के ऊपर, तो जाके समझ में आएगा। लेट्स गो। सबसे पहले मैं इसको समझा दूं, फिर आपने क्वेरीज पूछ लेना। देखो अब क्या हुआ है, तकलीफ क्या है कि इन्होंने डिपॉजिट के अंदर डिपॉजिट तो ले लिया, मतलब सभी डिपॉजिट और सभी टाइप के लोन आ गए। मतलब अगर कंपनी नॉर्मल बिजनेस करने के लिए किसी से अगर लोन भी ले रही है तो वो भी आप डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड कर रहे हो, जो डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। कंपनी अगर गुड्स या सर्विसेज के लिए एडवांस ले रही है वो भी आप डिपॉजिट में इंक्लूड कर रहे हो। बेसिकली वो डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने डेफिनेशन देते वक्त कैसी बड़ी डेफिनेशन दी, लंबी चौड़ी, और फिर बाद में बोला कि इसमें से कुछ चीजें काटते बैठो, एक एक चीज बाहर करते बैठो। ऐसे थोड़ी होता है जीवन में, ठीक है। आपको अगर बोलना ही था तो आप सिंपली बोलते डिपॉजिट्स, पर इन्होंने क्या बोला, सब चीजें डिपॉजिट है। बोले कंपनी जो भी पैसा ले रही है बोले वो सब डिपॉजिट है, पर उसमें से बोले आरबीआई के हिसाब से ये नहीं आता। और फिर उन्होंने निगेटिव लिस्ट बनाई है कि कौन कौन सी चीजें डिपॉजिट में नहीं आती, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बड़े अच्छे से ध्यान देना। पहला, अमाउंट रिसीव्ड बाय सीजीएसजी और लोकल अथॉरिटी। एलए का मतलब होता है लोकल अथॉरिटी, ठीक है, चाहिए तो यहां पे मैं लिख के रख दूं, एलए इज अ लोकल अथॉरिटी। सो अगर आपको सीजीएसजी या लोकल अथॉरिटी से कोई अमाउंट मिला है, नॉर्मली गवर्नमेंट कंपनीज के केस में अमाउंट मिलता है बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है, गवर्नमेंट कंपनी को कुछ फंड्स प्रोवाइड करने होते हैं, पब्लिक का भला करना होता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स डोनेशंस मिलते हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको ग्रांट्स डोनेशंस वगैरह मिल रहे हैं तो आप उसको डिपॉजिट ना समझिए, सिंपल सी बात है। नॉर्मल कंपनीज को बहुत कम मिलता है पर गवर्नमेंट कंपनीज में ज्यादा मिलता है, इसलिए उसको एग्जम्प्ट किया है। दूसरा मतलब ये डिपॉजिट नहीं है। दूसरा, किसी फॉरेन कंपनी को फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन बैंक से अगर फंड्स मिल रहे हैं, किसी फॉरेन कंपनी को फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन बैंक से अगर फंड मिल रहे हैं, ठीक है, या किसी भी इंडियन कंपनी को फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन बैंक से फंड मिल रहे हैं, तो उसको डिपॉजिट नहीं कहते, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज एनजीओ वगैरह करके वर्क करती है, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनीज करके वर्क करती है, और उनको बड़े पैमाने पे बाहर के दुनिया से डोनेशंस वगैरह मिलते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उसको डिपॉजिट नहीं कहा जाएगा, इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो। तीसरा, लोन टेकन, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंडियन कंपनी जिसने फॉरेन के बैंक से लोन लिया हो सकता है। अभी अदानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन बना है, आपको क्या लगता है वो सिर्फ इंडिया से फंड्स उठाते होंगे या लोन लेते होंगे? ऐसा भी तो हो सकता है वो बाहर के देश से लोन ले रहे हो, उनके बाहर के सब्सिडरीज वगैरह के लिए, तो भाई साहब इसके लिए भी इसको डिपॉजिट नहीं कहा जाएगा। तीसरा, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज पर आरबीआई।
अगर आपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नॉर्मल लोन लिए, ये लोन मतलब नॉर्मल लोन है, अगर आपने ये लिया है तो उसको डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर लोन टेकन फ्रॉम पीएफआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एलआईसी, यूटीआई, आईएफसीआई, इंटरनेशनल इंडिया इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई। सो अगर आपने इनसे अगर लोन लिया है तो ऐसे सिचुएशन में मतलब एक्चुअली अगर आप देखो तो ये दोनों के दोनों नॉर्मल लोन्स ही है, ये दोनों के दोनों नॉर्मल लोन है। ठीक है, जो कंपनी बिजनेस वगैरह करने के लिए नॉर्मल लोन लेती है, कृपया आप उसको डिपॉजिट ना बनाइए। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको भी डिपॉजिट के कैटेगरी से बाहर कर दिया है। नीचे इंटर कॉर्पोरेट लोन्स। व्हाट इज इंटर कॉर्पोरेट लोन? एक कंपनी ने अगर किसी दूसरे कंपनी को लोन दिया, एक कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी को क्या दिया? लोन। ये नॉर्मली सीए फाइनल पे आएगा, सेक्शन नंबर 186 के अंदर गवर्न किया जाता है इंटर कॉर्पोरेट लोन। तो ऐसे लोन को भी आप डिपॉजिट्स में ना घसीटे। अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ कमर्शियल पेपर्स, इंस्ट्रूमेंट्स और बिल डिस्काउंटिंग। ऐसा कोई भी अमाउंट, जैसे आपने देखा होगा कि कंपनी बैंक के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट का आपने अकाउंटिंग किया है, और आपने देखा होगा कितने बार कंपनी बैंक के साथ बिल डिस्काउंट करता है। बिल डिस्काउंट करता है तो बैंक से उसको बड़े पैमाने पे पैसा मिलता है, बिल से कुछ 5-10% कमीशन काट के, है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज से। तो बिल डिस्काउंटिंग, तो उस सिचुएशन में आप इसको लोन ना मानिए, क्योंकि वहां तो आपका रिसीवेबल वाला अमाउंट था जो आपने बैंक से डिस्काउंट करवा के लिया है। तो ये पहले 6 पॉइंट्स है कि भाई साहब कौन कौन सी चीजें डिपॉजिट के अंदर नहीं आती। वापस से एक बार बोल दूं, गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स आए तो डिपॉजिट नहीं है। फॉरेन गवर्नमेंट या बैंक से अगर आपको कुछ डोनेशन आए तो डिपॉजिट नहीं है। नॉर्मल लोन के अंदर दो, एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, दूसरा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2 सबसेक्शन 71 में डिफाइंड है गाइस। हमारी देखो पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन है 271 में है, पब्लिक कंपनी 271, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 272, याद रखना आसान। ठीक है, सो पीएफआई इज डिफाइंड अंडर 272। फिर इंटर कॉर्पोरेट लोन्स इन्वेस्टमेंट है, कंपनी टू कंपनी इन्वेस्टमेंट लिया, लोन जा रहा है, जैसे होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को लोन दे दिया या सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग को लोन दे दिया। ठीक है, या अमाउंट जो आप रिसीव कर रहे हो एज ए कमर्शियल पेपर या बिल डिस्काउंटिंग के बाद में। ये है आपके डिपॉजिट्स वाले 6 पॉइंट। ये 6 पॉइंट समझ में आया क्या? कृपया मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा। पहले ये 6 समझ में आया, क्योंकि टोटल 18 पॉइंट्स है और 18 में भी सब पॉइंटिंग है, तो पहले ये 6 समझ में आया क्या? मुझे जरूर बताइए प्लीज। हर बिल डिस्काउंटिंग वाला ऑब्वियस है, पर प्रिकॉशन करके राघव ये देख के रखा है। सो ये समझ में आया कि मुझे जरूर बताइए। सब जन कमेंट करके बोलिएगा प्लीज कि ये समझ में आया, हाँ या ना। ओके, बहुत बढ़िया। अब अगर आप देखोगे तो ये 6 पॉइंट्स को, थैंक यू सो मच गाइस, सबने यस बोला है, बहुत बढ़िया। अगर आप इसको देखोगे बच्चों तो देखो ये वो 6 पॉइंट्स है, अमाउंट्स नॉट टू बी कंसिडर्ड इन डिपॉजिट में, और ये इतने बड़े बड़े पैमाने के ऊपर दिए है कि कौन से है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन इंटरनेशनल एजेंसीज, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, पीएफआई से मिला हुआ, कमर्शियल पेपर डिस्काउंटिंग, रिसीव्ड एनी अदर वे। सो बेसिकली देखा जाए तो ये सब वो चीजें हैं जो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स और अमाउंट कमर्शियल पेपर्स वगैरह के अंदर कवर की जाती है, जो डिपॉजिट से बाहर है। बहुत बढ़िया, ये चीज को बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर आपने बैंक के साथ बिल डिस्काउंट किया है, बिल डिस्काउंट करते हो नॉर्मली कंपनी के पास बिल्स रिसीवेबल है। किसी ने बोला है लास्ट पॉइंट, कृपया वापस से एक्सप्लेन कर दीजिए माही ने, ध्यान दीजिए माही बेटा। सो अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज कंपनी को रिसीवेबल है और बैंक से डिस्काउंट करके उसको पैसा मिला है तो उसको डिपॉजिट में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले एरियाज और कौन कौन सी चीजें हैं। अब इसके अंदर देखो, मैंने आपके बुक का पॉइंट नंबर 7, 9 और 9 है, तीनों कवर किया है, तीनों। ठीक है, तो जैसे मैं आपको पहले ही उसको दिखा दूं, जैसे अमाउंट रिसीव्ड फॉर ऑफर मेड, ध्यान दीजिए, अमाउंट रिसीव्ड, हे मां शक्ति मां, भगवान ये क्यों बंद हो गया। ओके, अमाउंट रिसीव्ड फॉर ऑफर मेड इन परस्यूएंस इन अकॉर्डेंस विद द सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटीज। सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज बोला गया है, जिसमें आप उसको 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट करते हो। नॉर्मली दिस इज पब्लिक इशू, दिस इज आईपीओ एफपीओ बच्चों। ठीक है, आप पब्लिक इशू कर रहे हो, फर्दर पब्लिक ऑफर कर रहे हो, आप इशू सिक्योरिटीज का इशू कर रहे हो और उसके खिलाफ आपको पैसा आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसको डिपॉजिट नहीं बुलाएगा। और देखो बोला है 60 डेज में आपने सिक्योरिटीज अलॉट करनी चाहिए। नाउ ये 60 डेज का अलॉटमेंट का कंडीशन हम सेक्शन 39 में देखेंगे। कैन यू टेल मी सेक्शन 39 कौन से चैप्टर से है? बताइए जरा मुझे कमेंट करके, कौन से चैप्टर से है सेक्शन 39, प्लीज बताइए।
सॉरी। सेक्शन 39 कौन से चैप्टर से है बच्चों? फटाफट फटाफट, आई एम वेटिंग। सेक्शन 39। चलो बहुत बढ़िया नमन बेटा, आया नमन। प्रोस्पेक्टस, ऑब्वियस सी बात है, प्रोस्पेक्टस चैप्टर में से आपका सेक्शन 39 बिलोंग करता है, दैट इज 23 से लेके 42। ठीक है, तो वहां पे हम अलॉटमेंट देखेंगे। सो सिंपली यहाँ डिपॉजिट के अंदर बहुत बढ़िया, सब बच्चों को आ रहा है, क्या बात है। रितेश, सिमरन, माही, अकिल, अनुज, नमन, आयुष, बहुत बढ़िया। तो ये चीज को बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सो भाई साहब, अगर आप इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज कर रहे हो, जैसे आपने इक्विटी शेयर इशू किए, डिबेंचर इशू किए, बॉन्ड्स इशू किए, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए, ऐसे सभी सिचुएशंस के अंदर आपको सेक्शन 39 में 60 डेज में सिक्योरिटीज अलॉट करने हैं। और जब आप ये इशू करते हो, बदले में आपको पैसे मिलते हैं आईपीओ एफपीओ के फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको डिपॉजिट कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। ये तो पॉइंट नंबर 7 में बोला ही है, दिस इज इन द पॉइंट नंबर 7। साथ में ये चीज बोली गई है भाई साहब पॉइंट नंबर 9 में भी, 9 और 9 में सेम बोला है। देखो, अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ द बॉन्ड्स और द डिबेंचर्स, वही चीज बोली है देखो। और ये बॉन्ड्स और डिबेंचर्स कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स इन द 10 ईयर्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स डिबेंचर इशू किए हैं। और 9 में नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो ये तीनों इशू ऑफ सिक्योरिटीज में ही आते हैं, इसलिए मैंने 7, 9 और 9 है ये तीनों पॉइंट का एक ही कर दिया। अमाउंट रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय आईपीओ एफपीओ। ठीक है, जिसके अंदर अगर आप चाहो तो मैं एक और डिवीजन यहां पे दे सकता हूं, दैट इज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स। डिबेंचर्स में भी कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, सी कन्वर्टेबल, एनसी नॉन कन्वर्टेबल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, जोर से बोले ऐसे ना। तो ये चीज को आपने याद रखना। 7, 9, 9 का मैंने एक किया है, तो उस हिसाब से हमारा थोड़े से पॉइंट्स क्रंच हो गए। फिर 8th में बोला है कि अगर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से या उनके रिलेटिव्स से कोई भी डिपॉजिट लिया है, नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से फ्रॉड के खिलाफ ये आदरणीय परम पूजनीय भगोड़ा केसरी रामालिंगा राजू, ये हर्षद मेहता, ये उसके बाद में विजय माल्या, नीरव मोदी, इन लोगों के फ्रॉड्स देखने के बाद में आजकल कंपनी ने नया पॉलिसी शुरू किया है कि भाई साहब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से और रिलेटिव से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने का, क्या लेने का बोले एक बार, जो से सिक्योरिटी डिपॉजिट। हम एम्प्लॉय से जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी हम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। सो अगर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या उनके रिलेटिव से, तो ऐसे सिचुएशन में वो डिपॉजिट में नहीं आएगा, अनलेस ऑब्वियसली उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये डिपॉजिट, अब इसको बड़े अच्छे से सुनना, जिनको फर्स्ट इसमें समझ में नहीं आता वो बड़े अच्छे से फोकस करना, उनको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये डिपॉजिट उन्होंने दूसरी कंपनी से एज अ लोन नहीं लिया है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज, समझो अभिषेक सर एडीजेड, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम आरजे ऋषभ जैन सर द चॉकलेट बॉय, एट द सेम टाइम विजय, एट द सेम टाइम डीके। हम चारों के चारों ने लोन लिया, हम चारों के चारों ने लोन लिया एकत्वम से। कैसे लोन लिया बोले एक बार, जो से एकत्वम से। हम चारों के चारों ने एकत्वम से लोन लिया, ठीक है, और हम चारों ने इसको दिया वाव क्लास को एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, एज अ क्या बोले एक बार, जो से सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ऐसे सिचुएशन में इट इज नॉट एग्जम्प्टेड। हाँ, ऐसे सिचुएशन में इट इज नॉट एग्जम्प्टेड, दिस विल बी काउंटेड एज अ डिपॉजिट। ये चीज को हम डिपॉजिट काउंट करेंगे, मतलब दूसरे कंपनी से लोन लेके इस कंपनी में एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना, इसको एज अ डिपॉजिट काउंट किया जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपने दूसरे कंपनी से लोन नहीं लिया है और यहां एज अ डिपॉजिट दिया है, तो उसको प्रॉपर डिपॉजिट के चैनल से बाहर किया जाएगा। वापस एक बार बोलता हूं उनके लिए जिनको नहीं समझ में आता। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या उनके रिलेटिव ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या उनके रिलेटिव ने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में अगर यह सिक्योरिटी डिपॉजिट दूसरे कंपनी से लिया हुआ है,
वाव क्लास में सिक्योरिटी डिपॉजिट देने के लिए एकत्वम से उन्होंने लोन लिया है, तो ऐसे सिचुएशन में इट विल बी अ पार्ट ऑफ डिपॉजिट, हम इसको 2 सबसेक्शन 31 के हिसाब से डिपॉजिट मानेंगे। पर अगर ये दूसरे कंपनी से नहीं लिया है लोन, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको 231 में डिपॉजिट नहीं मानेंगे। ये चीज को याद रखना, मतलब दूसरे कंपनी से लेके दिया तो डिपॉजिट है, अगर दूसरे कंपनी से लेके नहीं दिया तो डिपॉजिट नहीं है, सिंपल एज दैट। ये वाला समझ में आया क्या? पॉइंट नंबर 8, ये पॉइंट नंबर 8 जो है ये समझ में आया क्या? मुझे जरूर बताइए प्लीज एवरीबॉडी। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब 8 के बाद में आता है 9th, तो 9th तो हमारे यहां कवर हो गया, 9A भी यहां कवर हो गया, तो इसलिए हम जाएंगे सीधा 10 पे। सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एम्प्लॉइज। सर रिलेटिव्स क्यों देंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट? कई बार ऐसा होता है कि हाँ रिलेटिव्स क्यों देंगे ये सवाल है, तो कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स कंपनी के साथ कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब उनके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बोर्ड के रिलेटिव के साथ, तो अगर डायरेक्टर ने फ्रॉड किया तो उनको भी तो फायदा होगा, इसलिए उनसे भी हम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्टर उनका रिलेटिव हमारे कंपनी में डायरेक्टर है, अगर उसने फ्रॉड किया तो रिलेटिव का भी फायदा होगा, इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। क्लियर है? तो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। ये होने के बाद 10th वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एम्प्लॉइज नॉन इंटरेस्ट बियरिंग। आपके एम्प्लॉइज फ्रॉड करके भाग के ना जाए, या प्रॉपर नोटिस पीरियड सर्व करे कि भैया 3 महीने का नोटिस पीरियड है, रिजाइन करने के बाद 3 महीने रहना है, तो 3 महीने रहे इसलिए आपने डिपॉजिट लेके रखा, फ्रॉड करके ना जाए इसलिए आपने डिपॉजिट लिया, तो उसको भी डिपॉजिट्स के बाहर किया जाता है। फिर उसके बाद में नॉन इंटरेस्ट अमाउंट हेल्ड इन द ट्रस्ट ऑफ सम पर्सन, जैसे ग्रेटुटी बोनस, आपने एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड, ठीक है, आपने एम्प्लॉइज का ग्रेटुटी बोनस या इवन प्रोविडेंट फंड होल्ड करके रखा है, होल्डिंग इन द ट्रस्ट ऑफ अ पर्सन, ट्रस्ट ऑफ सम पर्सन मतलब किसी पर्सन के लिए आपने होल्ड करके रखा है, जैसे आप ग्रेटुटी किसी पर्सन के लिए होल्ड करके रखते हो, पीएफ किसी पर्सन के लिए होल्ड करके रखते हो, तो ऐसे सिचुएशन में इसको डिपॉजिट नहीं माना जाता, क्योंकि ग्रेटुटी पीएफ ये एम्प्लॉय को आपको कभी ना कभी पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 12th वाला थोड़ा खराब है, क्योंकि इसके अंदर और सब पॉइंट्स है 7, मतलब टोटल देखो 20-25 पॉइंट भाई साहब इन्होंने खींच के दे दिए, और इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं किया, इंस्टीट्यूट ने कॉपी पेस्ट करके दे दिया, एटलीस्ट हम उसको चार्ट में कन्वर्ट करके तो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। 12th वाला है अमाउंट फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस। अगर ऑर्डिनरी बिजनेस के सेंस में आपने कुछ एडवांसेस वगैरह लेके रखे हैं तो उसको डिपॉजिट के डेफिनेशन से बाहर करो, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप गुड्स या सर्विसेज देने वाले हो, ठीक है, फ्यूचर में उसके लिए आपने एडवांस ले लिया। कई बार होता है ना कि गुड सर्विस लेने के पहले हम एडवांस देते हैं, जैसे आप मोबाइल वगैरह के लिए डिपॉजिट देते हो, पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए आप डिपॉजिट देते हो, बोलो हाँ है ना, तो दैट इज अ सर्विस, उसके लिए आपने डिपॉजिट देके रखा है, तो ऐसे सिचुएशन में काउंट नहीं होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के लिए अगर आपने एडवांस लेके रखा है, जैसे रियल एस्टेट कंपनीज में, रियल एस्टेट एजेंट्स में होता है, फ्लैट बनानी है, बिल्डिंग का पाया खोदना शुरू है और अभी से लोगों से पैसे लेके रखे। पूना में कई बार होता है, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में कई बार होता है कि बिल्डिंग बनी नहीं और खोद डाला है, अभी सिर्फ गड्ढा भरा, जब नींव डालना शुरू है तो बिल्डर पहले से ही पैसे ले लेता है, ठीक है, बिल्डिंग बांधने के लिए। तो रियल एस्टेट फर्म्स के केस में होता है प्री बुकिंग जिसको कहा जाता है, ये चीज को आप याद रखिएगा। गुड्स एंड सर्विसेज के केस में पोस्टपेड कनेक्शन, उस केस में डिपॉजिट लगता है, ये सर। नीचे सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कई बार सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से भाग के ना जाए इसलिए हम उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं, जैसे रेंटल और लीज एग्रीमेंट, रेंटल और लीज के केस में पगड़ी जो हम लेते हैं कि भैया एवी डैमेज वैमेज करके भाग के ना जाए। फिर उसके बाद में एडवांस फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, जैसे रोड्स और ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन है, रोड या ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन है, जैसे आपको शायद पता नहीं होगा इंडिया में L&T इंडियन गवर्नमेंट का मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन का काम करता है, L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी मैक्सिमम काम करता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि भैया जब वो कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहा है तो गवर्नमेंट से उसको एडवांसेस तो लेने ही पड़ेंगे ना। सो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आपने कोई रोड्स ब्रिजेस वगैरह के लिए एडवांस लिए है, कोई टाउनशिप के लिए आपने एडवांस लिए है, तो ऐसे सिचुएशन में एडवांस फॉर गारंटी वारंटी, नॉर्मली आप फ्यूचर में कुछ सर्विसेज दे रहे हो, जैसे गारंटी वारंटी, रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस दे रहे हो, जैसे आपको पता है नहीं पता आई डोंट नो, पर BMW ऑडी जैसे लग्जरी व्हीकल में वो आपको 2-3 लाख रुपए में, 2 से 3 लाख रुपीस के अंदर वो आपको सर्विस पैकेज देते हैं, सर्विस पैकेज कि भैया
आप अगर गाड़ी चलाओगे तो अगले 2-3 लाख, अगर आप 2-3 लाख आज भर दोगे तो अगले 40,000 किलोमीटर तक, 40,000 किलोमीटर्स और 3 इयर्स विच एवर इज लोअर तक के वो जितनी भी सर्विसिंग है वो आपको करवा के दे देंगे। वो ये 2-3 लाख में ही 2-3 लाख रुपए भर दो और अगले पूरे 40,000 किलोमीटर तक के आपकी सभी सर्विसिंग बीएमडब्ल्यू अच्छे से करवा के देगा। तो ऐसे सिचुएशन में इसको एडवांस फॉर गारंटी वारंटी या सर्विसिंग भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट, एडवांस एज पर ऑथोरिटी। एडवांस एज पर ऑथोरिटी मतलब आपको अगर आरबीआई ने डिपॉजिट लेने के लिए बोला है, आईआरडीए ने आपको डिपॉजिट लेने के लिए बोला है, इंश्योरेंस अथॉरिटीज वगैरह ने, तो ऐसे केस में आप डिपॉजिट ले सकते हो। ठीक है, जैसे ट्राई ने टेलीकॉम कंपनीज को डिपॉजिट लेने के लिए बोला है पोस्टपेड कनेक्शंस के लिए। ट्राई इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई ने पोस्टपेड कनेक्शंस के लिए लेने के लिए बोला है। जो मैंने ऊपर पोस्टपेड कनेक्शन का एग्जांपल दिया ना, तो इसी के लिए ट्राई ने उन कंपनीज को बोला है कि आप पैसे लेके रखो पहले से, सो दैट आगे जाके अगर कोई बिल पे ना करे तो आप डिपॉजिट में से काट लो। लास्ट वाला, अगर आपने किसी बुक्स या मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो नॉर्मली आप बुक्स या मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो पहले आपको अमाउंट देना पड़ता है ना। इंडिया टुडे का सब्सक्रिप्शन आपने लिया तो आप साल भर का अमाउंट अगर पहले देके रख रहे हो तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ डिपॉजिट। सो दीज आर द 12 के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप ऐसी अमाउंट रिसीव कर रहे हो तो इसे डिपॉजिट नहीं कहा जाएगा। मतलब सेक्शन 12 में ही, मतलब पॉइंट 12 में ही 7 पॉइंट्स है। देखो आइए यहां पे दिखाता हूं मैं आपको। दिस इज पॉइंट नंबर 12, ठीक है, और इसके अंदर ही आप देखिए कितने 7 पॉइंट्स दिए हैं। सी दिस पूरे 7 पॉइंट है। मतलब निगेटिव लिस्ट ही इतनी बड़ी करके रखी है डिपॉजिट के डेफिनेशन की कि भाई साहब बच्चा परेशान हो जाए। ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन। 12 नंबर का पॉइंट समझ में आया क्या? मुझे जरूर बताइए प्लीज। 12th नंबर का पॉइंट समझ में आया क्या? प्लीज टेल मी। नहीं 2-3 लाख में हो जाता है बेटा राघव, 5-6 लाख नहीं लगते हैं नॉर्मली। याद कैसे करें बताऊंगा, पहले पढ़ तो लो। चल हाँ, ये सब लर्न करना पड़ेगा बच्चों, ऑप्शन नहीं है। डन एवरीबॉडी। एग्जाम में लिखने का और याद करने का टेंशन फिलहाल छोड़ दो, वो बाद में मैं बताऊंगा कि इसके लिए क्या करना है। फिलहाल समझ में आया क्या? पहले वो समझिए। एडवांस एज पर अथॉरिटी मतलब जैसे ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बोला है कि टेलीकॉम कंपनीज ने पोस्टपेड कनेक्शन के लिए डिपॉजिट लेना चाहिए, तो अथॉरिटी नहीं बोला है डिपॉजिट लेना है तो लेना है। जैसे आरबीआई बोलता है बैंक लॉकर्स के लिए डिपॉजिट लो, बैंक लॉकर किसी को दे रहे हो तो डिपॉजिट लो, तो आरबीआई ने बोला तो लेना तो चाहिए। ठीक है, ये मैंने एडवांस एज पर अथॉरिटी पे रिपीट कर दिया। डन एवरीबॉडी। चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा हो सकता है, वी नेवर नो। आखिरी पॉइंट नंबर 13, अनसिक्योर्ड लोन लिया है अगर प्रमोटर से अगर आपने खुद का अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो ऐसे केसेस में वो डिपॉजिट में नहीं आएगा। जैसे समझो नारायण मूर्ति ने, इटसेल्फ नारायण मूर्ति, साक्षात परम पूजनीय नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस को लोन दे दिया। नारायण मूर्ति जी ने इन्फोसिस को लोन दे दिया तो ये डिपॉजिट में नहीं आएगा, ये प्रमोटर्स लोन में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट वाला, फिर कुछ ऐसे डिपॉजिट्स है जो कंपनी के हिसाब से होती है। अब ये थोड़े टेक्निकल है, इनको सिर्फ समझ लीजिए। अगर ये लॉजिकली आपको नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सभी चीजें इंटर लेवल की नहीं है, सभी चीजें फाइनल लेवल की है। जैसे आप सेक्शंस वगैरह भी देख सकते हो। अमाउंट रिसीव्ड बाय निधि कंपनी, निधि कंपनी आप इसको कंसिडर कर लो काइंड ऑफ बीसी। बीसी सुना है कि भाई साहब मतलब चिट फंड निधि कंपनी है, दोनों काइंड ऑफ बीसी ही है। निधि कंपनी इज काइंड ऑफ रादर देन बीसी यू कैन कॉल इट एनबीएफसी, कि भैया मेंबर्स आके कुछ पैसा जमा करते हैं, मेंबर्स डिपॉजिट सम अमाउंट, members deposit some amount in company monthly and needy member can take it as a loan, मतलब 10-15 मेंबर्स रहेंगे, एक सोसाइटी फॉर्म करेंगे, उसके अंदर सोसाइटी मतलब कंपनी फॉर्म करेंगे, उसके अंदर पैसा डालेंगे सब जन, ठीक है, मंथली कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन उसके अंदर डालेंगे। और फिर जो नीडी मेंबर है, फॉर एग्जांपल उस 10-15 मेंबर्स में से किसी के घर पे मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो नीडी मेंबर्स उस निधि कंपनी में से लोन ले सकता है, टेम्पररी लोन ले सकता है। कैसा बोला एक बार? टेम्पररी। ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है।
ये चीज को समझिएगा, दैट इज अ निधि कंपनी। वापस बोलता हूं कि निधि कंपनी इज अ कंपनी इन विच मेंबर्स कलेक्टिवली गैदर द अमाउंट मंथली एंड एनी नीडी मेंबर, जिसको जरूरत है, किसी के घर पे मेडिकल इमरजेंसी आई, किसी को घर लेना है एक्सेट्रा, तो उसको सोसाइटी में से लोन ले सकता है। दैट इज कॉल्ड निधि कंपनी, गिविंग निधि टू देयर मेंबर्स। फिर आता है चिट फंड्स। चिट फंड्स भी सिमिलर है, मेंबर डिपॉजिट मंथली सब्सक्रिप्शन, बीसी सुना होगा ना, मंथली सब्सक्रिप्शन, एंड विनर विल गेट द प्राइज एंड विनर विल गेट द ऑल अमाउंट। किटी पार्टी जैसे होता है, बीसी जैसे होता है, विनर विल गेट ऑल अमाउंट, मतलब उस मंथ में जितना अमाउंट जमा हुआ, जो विनर डिक्लेयर हुआ चिट्ठियों की प्रोसेस से, चिट के हिसाब से, चिट फंड, चिट के हिसाब से कि सबके ऊपर ऐसा नाम लिखा, सबका कड़कड़ कड़कड़ डाला, जिसका नाम निकला उसको पूरा उस महीने का अमाउंट चला जाएगा, दैट इज चिट फंड। समझ में आ रहा है, ये चीज को याद रखिएगा। सो 15 हो गया। 16 अमाउंट रिसीव्ड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, मतलब म्यूचुअल फंड अगर कोई है तो म्यूचुअल फंड पब्लिक से पैसा लेता है। ये सुनो, सो पब्लिक नॉर्मली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है ना, सो अगर पब्लिक ने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया तो दैट इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज नॉट ए डिपॉजिट फॉर म्यूचुअल फंड, ये चीज को याद रखिएगा। फिर 17 में अमाउंट रिसीव्ड बाय स्टार्टअप कंपनी, ये खास है, अमाउंट रिसीव्ड बाय स्टार्टअप कंपनी मोर देन 25 लाख बाय वे ऑफ नोट्स और शेयर्स रीपेएबल विद इन 10 ईयर्स। 25 लाख से ज्यादा अमाउंट अगर स्टार्टअप्स को मिल रहा है, जैसे आप ऐसा समझ लो, शार्क टैंक में किसी को, शार्क टैंक के वो जजेस ने से पांचों ने किसी को 25 लाख के ऊपर अमाउंट दे दिया जो 10 साल में रीपेएबल है, शेयर्स या नोट्स के ऊपर, तो ऐसे सिचुएशन में उसको डिपॉजिट्स के अंदर कवर नहीं किया जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना, ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब स्टार्टअप कंपनी का मीनिंग क्या है, ये आपके बुक के अंदर ऑलरेडी देके रखा हुआ है, देखो यहाँ पे देखो, स्टार्टअप कंपनी का मीनिंग देके रखा है, ठीक है। स्टार्टअप कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसको डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन और ट्रेड और इंडस्ट्री ने डिक्लेयर किया है एज अ स्टार्टअप। सो अगर ऐसी कंपनी लेती है 25% से 25 लाख से ज्यादा 10 साल के अंदर रीपेबल वाला होल्डिंग, तो डिपॉजिट के फॉर्म में नहीं आएगा। उस 25 लाख के नीचे वाला है, 10 साल से ज्यादा वाला है, तो ऐसे केस में डिपॉजिट में आएगा। और सबसे आखिरी अमाउंट रिसीव्ड बाय अगर कोई अमाउंट मिलता है वेंचर कैपिटलिस्ट को, वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब जो फंडिंग के काम करते हैं लोग, या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आप इसको ऐसा समझ लीजिए म्यूचुअल फंड ऑफ रियल एस्टेट, इट इज म्यूचुअल फंड ऑफ रियल एस्टेट। अगर रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड है और उसको कुछ पैसा मिल रहा है, ठीक है, रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड मतलब, रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड का मतलब है, देखो सिंपल सी बात है, पब्लिक म्यूचुअल फंड में पैसा डालती है, म्यूचुअल फंड बदले में शेयर्स में पैसा डालता है, शेयर्स से इनकम कमाता है और पब्लिक को रिटर्न देता है, ठीक है। नाउ रिट्स क्या है, रिट्स तो पब्लिक रिट्स में पैसा डालती है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रियल एस्टेट में पैसा डालते हैं और इस रियल एस्टेट में से पैसा कमाते हैं, जैसे कैपिटल गेन, रेंटल एक्सेट्रा, और ये कमा के रिट्स रखता है इनकम, ठीक है। ये इनकम कमा के कौन रखता है बोले एक बार, रिट्स, और इसमें से रिटर्न देता है पब्लिक को। सो रिट्स इज नथिंग बट रियल एस्टेट ऑफ द म्यूचुअल फंड। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर ये लोगों को आप पैसा दे रहे हो, जैसे म्यूचुअल फंड को दिया हुआ पैसा अगर डिपॉजिट नहीं है, तो रिट्स को दिया हुआ पैसा भी डिपॉजिट नहीं है। उसके बाद में वेंचर कैपिटल फंड, ये क्या करते हैं, ये वही करते हैं, ठीक है। वेंचर कैपिटल का फंड का मतलब क्या है, तो पब्लिक कंपनी नहीं, पब्लिक ये नॉर्मली वेंचर कैपिटल फंड को पैसा देती है। वेंचर कैपिटल फंड इसको स्टार्टअप्स में लगाता है। वेंचर कैपिटल फंड इसको कहां पे लगाता है बोले एक बार, जैसे स्टार्टअप में, फिर स्टार्टअप से इनको आता है इनकम और वेंचर कैपिटल फंड उस इनकम से रिटर्न देता है पब्लिक को। तो देखो तीनों स्ट्रक्चर सेम ही है, म्यूचुअल फंड में सिर्फ शेयर में लगाते हैं, रिट्स में रियल एस्टेट में, और वेंचर कैपिटल फंड में स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, ठीक है। सो दिस इज, इसको भी डिपॉजिट नहीं कहा जाएगा। सो दीज आर द 18 पैरामीटर्स जिनको हम डिपॉजिट नहीं कहते, और ये है आपकी डिपॉजिट की डेफिनेशन। ऐसा लगा जीवन के अंदर, बताइएगा जरूर, समझ में आएगा जरूर बताइएगा, ठीक है। काफी बड़ी और लंबी डेफिनेशन है
लक्ष्मी चिट फंड नहीं, नालायक बोले लक्ष्मी चिट फंड। समझ में आएगा पक्का, मुझे जरूर बताइएगा। हाँ, शार्क टैंक में ज्यादा स्टेक लेते हैं वो तो रीपेबल भी नहीं होते, तो वो डिपॉजिट्स के अंदर हो सकता है काउंट करे काउंट ना करे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कैसा है। अरे रियल एस्टेट देखो, सिंपल सी बात है, थोड़ा दिमाग लगाइए। पब्लिक म्यूचुअल फंड में पैसा डालती है, म्यूचुअल फंड शेयर्स में पैसा डालता है, शेयर्स से इनकम कमाता है म्यूचुअल फंड और पब्लिक को पैसा रिटर्न देता है। वैसे ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। पब्लिक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब कंपनी में पैसा लगाती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज अ कंपनी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज अ कंपनी। जैसे म्यूचुअल फंड इज अ कंपनी, वैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी कंपनी ही है। ये रेट्स रियल एस्टेट में पैसा लगाता है, जैसे लैंड बिल्डिंग वगैरह ये परचेस करेगा, लैंड बिल्डिंग परचेस करेगा, उसके बाद में फ्लैट्स परचेस करेगा, इससे इनकम कमाएगा और ये रिटर्न में देगा पब्लिक को। जैसे म्यूचुअल फंड वर्क करता है वैसे ये सिर्फ ये रियल एस्टेट में। और वेंचर कैपिटल फंड सेम वर्क करता है सिर्फ स्टार्टअप में। तो वेंचर कैपिटल फंड इज ऑल्सो अ कंपनी, जिनको पब्लिक पैसा देती है, जो स्टार्टअप में लगाते हैं, इनकम आया वापस दे देते हैं, सिंपल। ठीक है, ये है आपका टोटल डिपॉजिट वाला एरिया। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, 8th पॉइंट में वापस से बता रहा हूं, बड़े अच्छे से समझना। जिनको नहीं समझ में आता लास्ट टाइम, या वापस आप एक बार इसको देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, अगर डायरेक्टर खुद के पैसों में से सिक्योरिटी डिपॉजिट भरता है, खुद के पैसों में से या किसी और पैसों में से सिक्योरिटी डिपॉजिट भरता है, तो वो डिपॉजिट का पार्ट नहीं होगा। पर डायरेक्टर किसी कंपनी से लोन लेता है, डायरेक्टर किसी दूसरे कंपनी से लोन लेता है, जैसे हम चारों ने लोन लिया एकत्वम से और डाला वाव क्लास में, तो ऐसे सिचुएशन में उसको डिपॉजिट काउंट किया जाएगा। ठीक है, बस यही चीज बोली गई है। ओके, अब सवाल ये उठता है फट गई सबकी। अब सवाल ये उठता है सर इतना सारा याद कैसे करें। अब ये एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने सोचना चाहिए था। पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया सीए इंटर के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, या सीए में इंटर सीए से इंटर के बच्चों को ध्यान में रखते हुए। इंस्टीट्यूट का गलती यही है, इंस्टीट्यूट को जो मटेरियल मिलता है ना, लेती है, कॉपी करती है, पेस्ट करती है। अभी जरा सोचो, उसमें से आधी चीजें फाइनल लेवल की है, फाइनल सीए में आने वाली चीजें है, तुमने उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। अब बच्चे को ये सब याद करना है। चल, अब इसको याद करना है तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बोल दूं, याद करने की जरूरत है या नहीं। देखो, अब इतना बड़ा सवाल तो आपको नहीं पूछेंगे, कि डायरेक्टली आपको नहीं पूछेंगे डिपॉजिट का मतलब क्या है, क्योंकि 3-4 पेजेस का अपने बुक का आंसर है। 3-4 पेज का अपने बुक का आंसर है भाई। अगर 3-4 पेजेस का अपने बुक का आंसर है, मतलब आंसर शीट के कम से कम 10 पेजेस आप इसके भर दोगे। तो देखो, इतना बड़ा आंसर तो आपको डायरेक्टली बिल्कुल नहीं पूछेंगे, उनकी हिम्मत ही नहीं है। ये मैं पहले बोलूं, आप खुद बताओ, क्या आपको लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे ये सब चीजों के लिए? लगता है? और अगर पूछेंगे तो 18 पॉइंट 18 पॉइंट प्लस डेफिनेशन, मतलब कम से कम भाई साहब उनको 12 से 16 मार्क का सवाल पूछना पड़ेगा कम से कम। और इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर सकती कि 12 से 16 मार्क किसी एक क्वेश्चन के ऊपर दे, क्योंकि 12 से 16 मार्क इस क्वेश्चन के ऊपर देंगे और 30 मार्क ऑब्जेक्टिव्स में देंगे, तो भाई साहब 45 मार्क तो यहीं खत्म हो गए ना इनके। इंस्टीट्यूट की फटके हाथ में आ जाएगी। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट डायरेक्टली ये चीज पूछेगी, आपको डायरेक्ट सवाल पूछेगी क्या? ये जरा मुझे बताइए पहले। और अगर पूछेगी भी इंस्टीट्यूट, तो 15 से मतलब 16, मेरे को तो 12 तो मैंने मिनिमम बोला। मेरे हिसाब से अगर ये डिफिकल्टी लेवल इसकी जाने और इसको लिखने की बात करें 18 पॉइंट्स को प्रॉपरली, तो ऐसा भी ये 16 से 20 मार्क वाला हिसाब है, जो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि भैया इंस्टीट्यूट ऐसा करके पूछेगी। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा। मिस्टर एमबी बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बाकी पूरे 800-900 बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा, आप नहीं ध्यान दोगे तो कैसे समझ में आएगा? और कितने स्लोली जा रहा हूं मैं, एकदम आराम आराम से जा रहा हूं। यहां से डिपॉजिट से हमने शुरू किया है और यहां तक अभी पहुंचे हैं। जरा ध्यान दीजिए, जरूर समझ में आएगा। एक एक चीज हम 2-2 बार बच्चों यहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, सो ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, ध्यान ही नहीं दोगे तो अलग बात है। तो इंस्टीट्यूट डायरेक्ट सवाल तो नहीं पूछेगी। अब इंस्टीट्यूट सवाल क्या पूछेगी कि भैया ऐसा सवाल पूछेगी, टेल वेदर फॉलोइंग इज डिपॉजिट और नॉट, और 5-6 केसेस दे देगी जो इसमें से बिलोंग करेंगे। कुछ इसमें से करेंगे, कुछ इसमें से नहीं। तो ये बात तो आप भूल जाओ कि इसको डायरेक्टली याद करने की जरूरत है, मतलब डायरेक्टली रट्टा मारने की तो इसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आने नहीं वाला। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो 16 से 20 मार्क के लिए आएगा और इंस्टीट्यूट ये पूछ नहीं सकती। सो इसलिए आपको इसको डायरेक्टली आपको इसके लिए डायरेक्टली याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको डायरेक्टली याद करो। ठीक है,
तो फिर सर इसको क्या करें? तो इसको बस एनालिटिकली याद रखो कि आपने कितने केसेस देखे हैं, सो दैट अगर आपके सामने 4 केसेस आ गए कि भैया क्या ये 4 केसेस डिपॉजिट है, तो आप उसके बारे में लिख पाओ, अरे नहीं ये तो 18 केसेस मेरे से बिलोंग करता है, ये डिपॉजिट नहीं है। तो आपको इसके अंदर सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है कि कंसेप्चुअली आपको 18 चीजें पता होनी चाहिए जो डिपॉजिट नहीं है। वो लाइन से याद नहीं होनी चाहिए, पर वो 18 चीजें पता होनी चाहिए कि अगर पूछी तो आप इमीडिएटली बोल पाओ कि क्या डिपॉजिट है क्या। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ठीक है, 2-3 चीजें मैं जो पूछूंगा आप कमेंट करके बताना कि ये डिपॉजिट है या नहीं है, ठीक है, बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 18 पॉइंट्स के बाद चैप्टर खत्म नहीं है बेटा। आगे तो मैं कुछ पूछूंगा केसेस, आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि ये डिपॉजिट में आएगा या नहीं आएगा। देखो इतनी सारी चीजें हमने देख ली। समझो कोई कंपनी है और उस कंपनी ने लोन लिया है किसी बैंक से, समझो आईसीआईसीआई बैंक ने, दर्शन इस्पात लिमिटेड ने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया। तो मुझे आंसर दीजिए क्या ये डिपॉजिट है? फटाफट बताइए क्या ये डिपॉजिट है कि दर्शन इस्पात लिमिटेड ने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया, क्या हम इसको डिपॉजिट कंसीडर कर सकते हैं? यस और नो? फटाफट मुझे आंसर दीजिएगा। अगर हमने लोन लिया आईसीआईसीआई बैंक से, क्या ये डिपॉजिट है? बताइए फटाफट। हमने ये पॉइंट्स के अंदर देखा है, क्या डिपॉजिट है? नॉट ए डिपॉजिट, नॉट ए डिपॉजिट। बैंक कहाँ का, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमने ये पॉइंट के अंदर ऑलरेडी देखा, बैंक कहाँ का, इससे क्या फर्क पड़ता है? राघव हमने ऑलरेडी देखा, लोन टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉर्मल लोन है, इसे डिपॉजिट में नहीं लेते। देखो आंसर आ रहा है। चलो दूसरा एक सवाल पूछता हूं। समझो कोई एम्प्लॉय जिसका प्रोविडेंट फंड या ग्रेट्युटी पे करना बाकी है, एम्प्लॉय अभी तक क्लेम करने नहीं आया, उसका प्रोविडेंट फंड और ग्रेट्युटी पे करना बाकी है, मुझे बताओ क्या ये डिपॉजिट है? कोई एम्प्लॉय है जिसका ग्रेट्युटी और पीएफ पे करना बाकी है, मुझे बताओ क्या ये डिपॉजिट है? आंसर दीजिए। देखो सबको आ रहा है। एम्प्लॉय या ग्रेट्युटी पीएफ पे करना बाकी है, बताइए क्या डिपॉजिट है? नहीं, देखो सब जन बोल रहे हैं नहीं नहीं, सबको आंसर आ रहा है क्योंकि देखो हमने ऑलरेडी पे किया कि हेल्ड इन द ट्रस्ट ऑफ अनदर पर्सन, ग्रेट्युटी, बोनस, पीएफ एक्सेट्रा। नेक्स्ट वाला एक और, समझो कंपनी किसी को कोई लैंड बिल्डिंग बेचना चाहता है या लैंड बिल्डिंग लीज पे देना चाहता है, उसलिए कंपनी ने एडवांस पेमेंट लिया है लैंड बिल्डिंग बेचने के लिए, या डिपॉजिट लेके रखा है लीज के लिए, पगड़ी लेके रखा है लीज के लिए। तो मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, क्या डिपॉजिट माना जाएगा? बताइए क्या डिपॉजिट माना जाएगा? बहुत बढ़िया, शानदार। देखो सबको आंसर आ रहा है, सभी नो नो कह रहे हैं कि इसको भी डिपॉजिट कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार ही आपको सवाल पूछे जाएंगे। समझो एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई स्टार्टअप है, कोई स्टार्टअप है, उसने अगर 1 करोड़ का लोन, 1 करोड़ का अमाउंट लिया है शार्क टैंक वालों से, जो 10 साल के अंदर रीपेबल है। 1 करोड़ के ऊपर का अमाउंट शार्क टैंक वालों से और 10 साल के अंदर रीपेबल है, क्या ये डिपॉजिट माना जाएगा? क्या ये डिपॉजिट माना जाएगा? नहीं। सी आंसर फटाफट फटाफट आ रहे हैं, इसको भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा बिल्कुल भी। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कि समझो हमारी कोई एम्प्लॉइज है, हमने 2 एम्प्लॉइज को नए अपॉइंट किया, ठीक है, हमको डर है कि वो एम्प्लॉइज छोड़ के भाग ना जाए क्योंकि उनके ऊपर, वो टेक्निकल वाले एम्प्लॉइज है, उनके ऊपर कंपनी डिपेंड है, और उनसे हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया कि 3 महीने की सैलरी हमने उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे ले ली। तो क्या इसको हम डिपॉजिट मानेंगे? क्या हम इसको डिपॉजिट मानेंगे? सिक्योरिटी डिपॉजिट एम्प्लॉय से लिया, 3 महीने पहले भाग ना जाए, प्रॉपर नोटिस पीरियड देके जाए, तो क्या इसको डिपॉजिट मानेंगे? देखो फटाफट नो आंसर आ रहे। तो ऐसे ही आपको सवाल पूछेंगे, ठीक है, दिस इज हाउ दे विल आस्क यू द क्वेश्चन। समझो कंपनी ने आईपीओ एफपीओ किया, आप देखो नया आईपीओ एफपीओ आए दिन आईपीओ एफपीओ चलते हैं, जोमेटो का आईपीओ आया, अदानीज का आईपीओ आया, आप ये आईपीओ जो आया है इसमें आपने पैसा डाला, जोमेटो को आईपीओ में आपने पैसा डाला, तो आपने कंपनी को डिपॉजिट दिया है या आपने कंपनी के आईपीओ में पैसा डाला है? बताओ जरा, कंपनी में इन्वेस्ट किया या कंपनी को आईपीओ, कंपनी को डिपॉजिट दिया है? सी सो दिस इज हाउ दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन। देखो डायरेक्ट सवाल पूछ नहीं सकते, तो उनको केस टू केस बेसिस पे ही सवाल पूछने पड़ेंगे। दिस इज अ मीनिंग ऑफ डिपॉजिट टू सबसेक्शन नंबर 31। तो आप बस इतना ट्राई कीजिए बच्चों कि कंसेप्चुअली समझो सीजी का एसजी के हिसाब से आपको ग्रांट मिला तो डिपॉजिट नहीं है, तो कंसेप्चुअली आप ट्राई कीजिए कि 18 केसेस में से कुछ भी एट रैंडम पूछा तो आपको पता होना चाहिए कि वो 18 केसेस में से है, इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। इसलिए देखो ये सभी केसेस मैंने काफी स्लोली लिए समझने के हिसाब से कि डिपॉजिट क्या है, ठीक है। सो आई होप सो
ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, बहुत सही, शानदार। ठीक है, सो ये है आपका डिपॉजिट का डेफिनेशन। अब सबसे बड़ा सवाल है इसको लिखे कैसे, क्योंकि इतना बड़ा चार्ट है तो इसको लिखना किस प्रकार पॉसिबल होगा। डोंट वरी, आप चाहो तो इसके फोटो खींच के रख लो, या ये लेक्चर यूट्यूब पे रहने वाला है तो यूट्यूब से आप देख देख के वापस से लिख सकते हो। ठीक है, तो फोटो खींचने हैं तो जिनको खींचने हैं वो कृपया इसको लिख लीजिए फटाफट। फोटो खींचने हैं, फटाफट इसको खींच लीजिए फोटोज, गो फॉर इट फास्ट, मैं सभी दिखा दूंगा। धनाधन स्क्रीनशॉट्स निकाल लीजिए फटाफट फटाफट फटाफट, स्क्रीनशॉट्स निकाल लीजिए प्लीज। चलो अब आइडिया आ रहा है कि इसको कैसे याद रखना है। चलो थैंक यू सो मच बेटा राघव। शरडन, फटाफट स्क्रीनशॉट से लीजिए। ये चार्ट बुक में नहीं है बेटा, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट्स। थोड़ा मैग्नीफाई करके भी ले लीजिए। डन। लास्ट पॉइंट बेटा ऑलरेडी मैंने 2 बार एक्सप्लेन किया है। आकाश बेटा कृपया यूट्यूब से लेक्चर वापस से देखिए, मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिया है। रिट्स क्या है एक बार वापस से जब लेक्चर अपलोड हो जाएगा देख लीजिएगा प्लीज। डन एवरीबॉडी, हो गया पक्का। ओके शट, यहां तक समझ में आ गया सबको? आई होप सो समझ में आया होगा प्रॉपरली। ठीक है, नाउ ये आपकी डिपॉजिट की डेफिनेशन खत्म हो जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर बुक में मार्किंग करवा दीजिए। मार्किंग करने हैं तो आप फटाफट कर सकते हो। मैं एक बेटर काम ही करूंगा कि ये सब चार्ट वगैरह जितने बड़े हैं इसके लिए मैं क्या करूंगा, जितने भी बच्चे जो भी इसको देख रहे हैं, एवरीवन फ्रॉम एवरी बैच, मैं इसका पीडीएफ एक बना लूंगा। जैसे ही कल का हमारा लेक्चर हो जाएगा, एक और डिपॉजिट का लेक्चर होगा, पीडीएफ बना लूंगा और इसी के नीचे अपलोड करके रख दूंगा, इसी लेक्चर के नीचे। तो आपको चार्ट्स भी उसी में मिल जाएगा, मार्किंग भी उसी में मिल जाएगा, सभी चीजें उसमें मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इससे आपका काम पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो हरिओम। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये अगर चीज हमारी हो चुकी है तो उसके बाद में अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। नाउ इट इज अ टाइम कि हम मूव करें नीचे कुछ टर्म्स के ऊपर जो डिपॉजिट के हिसाब से दी गई है। जैसे डिपॉजिटर, डिपॉजिटर का इन्होंने डेफिनेशन कुछ दिया गया है एज पर रूल 2D1 डिपॉजिटर मींस अ मेंबर ऑफ द कंपनी हु हैज बीन मेड डिपॉजिट विद द कंपनी। Depositor means member of company made a deposit with the company. Any person who has made a deposit
with a public company in accordance with the provision of section 76 of the act. किसी ने भी अगर कंपनी का मेंबर है, अगर उसने कंपनी को डिपॉजिट दिया है तो डिपॉजिटर है, और पब्लिक ने अगर डिपॉजिट दिया है तो वो भी डिपॉजिटर है, छोटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे एलिजिबल कंपनीज लिखा हुआ है, ये भी आपको समझ में आएगा। नाउ जस्ट थोड़ा सा वेट, अब मैं आपको समझाना चाहूंगा एक्चुअल डिपॉजिट चैप्टर के सेक्शंस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसका पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। इस यहाँ पे भी, पर कल का लेक्चर होने दो, एक बार पूरा पढ़ा दूं, ठीक है, डिपॉजिट पूरा खत्म हो जाए फिर ही अपलोड करूंगा, तो आज कृपया कोई डिमांड ना कीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम सेक्शंस के तरफ जा रहे हैं, बड़े अच्छे से ध्यान देना। बुक में कैसे लिखना, तो आप 2 पेजेस इकट्ठा करके लिख सकते हो, लास्ट वाला चार्ट, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं सेक्शन 73, 76 एंड 76 से, हालांकि 74, 75 तो डिलीटेड ही है, तो इस चैप्टर में बचे ही 3 सेक्शन है, दैट इज 73, 76 एंड 76 से, ठीक है। तो इसको खत्म कर लेते हैं, इसको अच्छे से देखते हैं, लेट्स गो। सेक्शन नंबर 73 है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, मतलब कंपनी खुद के मेंबर्स से ही डिपॉजिट ले सकता है क्या? मैंने बोला ना कि एक आधा अच्छा प्रोजेक्ट आए तो मेंबर ही खुद इन्वेस्ट कर देंगे। मेंबर्स से डिपॉजिट ले रहे हैं, दैट मींस दिस सेक्शन इज बेसिकली एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, और ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी भी ये कर सकता है, तो प्राइवेट पब्लिक दोनों के लिए है। 76 है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, मतलब 76 तो सिर्फ पब्लिक कंपनी ही कर सकता है। प्राइवेट कंपनी खुद के मेंबर से डिपॉजिट ले सकता है, पर पब्लिक कंपनी पब्लिक से ले सकता है, हालांकि पब्लिक भी खुद के मेंबर से ले सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक्सेप्शन कंपनी 73, 76 किस किस को एप्लीकेबल नहीं है, तो बैंक, एनबीएफसी नोटिफाइड बाय सीजी, इनको एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि इनका मेन बिजनेस ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है। बैंकिंग कंपनी का मेन बिजनेस डिपॉजिट लेना है, अगर बैंकिंग कंपनी हर डिपॉजिट के लिए ये रेजोल्यूशंस वगैरह लेती बैठेगी तो हो गया काम, बिजनेस कब करेगी। सो बैंकिंग, एनबीएफसी, सीजी नोटिफाइड लोगों को ये नहीं लगता। आरबीआई का अप्रूव, हाँ नीचे रेजोल्यूशन, मेंबर से डिपॉजिट लेना है तो जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, पब्लिक से लेना है तो जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, सिंपल। आरबीआई अप्रूवल दोनों केसेस में रिक्वायर्ड है आपको, डिपॉजिट आप ले रहे हो तो आरबीआई से ही गवर्न होगा। अदर डॉक्यूमेंट, मेंबर्स के बीच में सर्कुलेट करो फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, डिपॉजिटर और कितना अमाउंट आप लेना चाहते हो, ठीक है। और अगर पब्लिक से ले रहे हो तो प्रोस्पेक्टस इशू करो, क्योंकि पब्लिक से आपको कोई भी चीज अगर उठानी है तो प्रोस्पेक्टस तो देना ही पड़ेगा ना बच्चों, जिसके अंदर सेक्शन 26 का कंटेंट होगा। अब 26 हमने अभी तक देखा नहीं है, तो कैन यू टेल मी, कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा है, ठीक है। कैन यू टेल मी 26 कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है? कैन यू टेल मी 26 कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है? चलो बहुत बढ़िया, इट इज फ्रॉम प्रोस्पेक्टस चैप्टर। कौन से चैप्टर से? प्रोस्पेक्टस। बहुत बढ़िया बच्चों, 23 से लेके 42, 23 से 42 के अंदर ये सेक्शन आता है। 26 में है प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखते हैं उसका कंटेंट, साथ में क्रेडिट रेटिंग। बहुत बढ़िया बच्चों, अमाउंट एंड रेट आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा कि कितना डिपॉजिट का अमाउंट ले रहे हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर क्या रहेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नीचे फाइलिंग विद द आरओसी, दोनों केसेस में रिक्वायर्ड है कि आरओसी का फाइलिंग करके आओ, ठीक है। डीआरआरए आपको क्रिएट करना पता है, जिसे डिपॉजिट रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कहा जाता है, डीआरआरए। तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा डिपॉजिट बहुत सही बच्चों, रिडम्पशन, डिपॉजिट रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है, डीआरआरए ये आपको होल्ड करना है। ये किस लिए बनाते हैं हम डीआरआरए? डीआरआरए इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमने 5 साल के लिए डिपॉजिट रखे लिया है, तो भाई साहब 5 साल में रीपे भी तो होना चाहिए, इसलिए हर साल हम 20-20% अमाउंट साइड में निकाल के रखते हैं डिपॉजिट का, ठीक है। जितना इशू किया उसका 20% हम साइड में निकाल के रखते हैं, प्रॉफिट में से रिजर्व बनाते हैं। सो 5 साल बाद ये डिपॉजिट प्रॉपरली रीपे हो पाए। डीआरआरए जैसे आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होता है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन होता है, वैसे ही डीआरआरए है। क्लियर है? नीचे सिक्योरिटी और चार्ज, यहां चेंज वर्ड आया है, कृपया इसको कट करके चार्ज लिखिए। क्या डिपॉजिट आप पब्लिक से जब डिपॉजिट ले रहे हो तो एज गुड एज लोन ले रहे हो, तो जब आप पब्लिक से डिपॉजिट या लोन ले रहे हो तो कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा, यस कंपलसरी है। मेक अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ कंपनी, मेक अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ कंपनी, दोनों केसेस में अगर आपने डिपॉजिट रिपे नहीं किया तो डिपॉजिटर्स आएंगे आपके असेट बेच के पूरा पैसा रिकवर करेंगे, ठीक है। चार्ज ऑन द असेट मतलब इफ डिपॉजिट not repaid, depositor can sell the asset,
डिपॉजिटर्स कैन सेल द एसेट, ये बोला गया है, डिपॉजिटर एसेट बेच सकते हैं। नीचे डिपॉजिट्स इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस में निकाल के रखो कि आप पे नहीं कर पाए तो इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेशन दे दे, दोनों केस में। कंपनी इज एलिजिबल, मेंबर से डिपॉजिट तो कोई भी कंपनी ले सकती है, एनी कंपनी कैन टेक अ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, पर पब्लिक से अगर डिपॉजिट लेना है, अगर आपको पब्लिक से डिपॉजिट लेना है तो आपकी कंपनी तगड़ी होनी चाहिए। कौन सी कंपनी होनी चाहिए? तो पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर है, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है, या अदर्स। पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर है, टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है, अदर्स को तो एलिजिबल नहीं है, पर ये जो दो कंपनी है 100 करोड़ नेटवर्थ और टर्नओवर 500 करोड़, ये एलिजिबल है फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, ये बोला गया है। सो सिर्फ वो पब्लिक कंपनी जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर है और टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है कैन एनुअली टेक सच डिपॉजिट्स। नीचे 76 ए जो कॉन्ट्रावेंशन का है, ऊपर 73 और 76 के किसी भी प्रोविजन का आपने कॉन्ट्रावेंशन किया जो यहां पे बोली है, उसके लिए पेनल्टी बोली गई है। कंपनी के केस में रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट विद द इंटरेस्ट बोला गया है, एंड लोअर ऑफ यहां पेनल्टी लगेगी। अब ये पेनल्टी थोड़ी सी अटपटी सी है, तो बड़े अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, कंपनी को पेनल्टी लगेगी रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, और दूसरा एक पेनल्टी का रेंज दिया है, मतलब डिपॉजिट्स तो रीपे करने ही है, एंड बोला गया है। ठीक है, एंड बोला गया है पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी कितनी लगेगी? तो पेनल्टी में दो लिमिट है, एक लोअर लिमिट है पेनल्टी की, बड़े अच्छे से समझिएगा बच्चों, जिनको नहीं समझ में आता खास करके ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट केस में जिनको पहले झटके में नहीं समझ में आता खास करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वरना मुश्किल है। पेनल्टी के दो लिमिट्स है, लोअर एंड हायर। देखो डिपॉजिट रिपे करना है ये तो अलग ही है, दिस इज सेपरेट। डिपॉजिट रिपे करना है विद द इंटरेस्ट तो अलग ही है, हम बात कर रहे हैं पेनल्टी की। तो पेनल्टी के दो लिमिट्स है, एक लोअर लिमिट एक हायर लिमिट। हायर लिमिट 10 करोड़ है मैक्स, हायर लिमिट है 10 करोड़ मैक्स। तो लोअर लिमिट कितना है? तो लोअर लिमिट है 1 करोड़ और 2 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर। 2 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी डिपॉजिट है 2 करोड़ के, 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ डिपॉजिट 2 दैट इज 4 करोड़। 4 करोड़ और 1 करोड़, ठीक है। सो देखो ये 4 करोड़, ये 1 करोड़ है, ये 4 करोड़ है। सो 1 करोड़ विच इज फिक्स एज पर लॉ और इनटू मल्टीप्लाइड बाय 2 करोड़ का डिपॉजिट दैट इज 4 करोड़। विच एवर इज क्या लेना है? लोअर। तो विच एवर इज लोअर क्या आएगा यहाँ पे? 1 करोड़, तो पेनल्टी हो जाएगी 10 करोड़। तो 1 करोड़ टू 10 करोड़ की पेनल्टी यहां लगेगी, और इसमें सर कितनी एग्जैक्ट लगेगी वो डिसाइड करेगा आरओसी या एनसीएलटी। ठीक है, आरओसी या एनसीएलटी डिसाइड करेगा कि कितनी लगानी है, पर दिस इज अ लिमिट। ठीक है, पेनल्टी की लिमिट वापस बोलता हूं, देखो डिपॉजिट रिपे करना है दैट इज सेपरेट। मैं पेनल्टी की लिमिट बोल रहा हूं, एक लोअर लिमिट है एक हायर लिमिट है। हायर लिमिट तो 10 करोड़ फिक्स है, ये तो सबको दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 करोड़ फिक्स है। जो लोअर लिमिट है वो वेरिएबल है, लोअर लिमिट वेरिएबल है। लोअर लिमिट क्या है? लोअर ऑफ 1 करोड़ और 2 मल्टीप्लाइड बाय डिपॉजिट। लोअर लिमिट क्या है? लोअर ऑफ 1 करोड़ 2 मल्टीप्लाइड, मतलब 1 करोड़ फिक्स है, डिपॉजिट आपका 2 करोड़ का है, तो 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 2 4 करोड़। 4 करोड़ और 1 करोड़ में से विचएवर इज लोअर 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ की आपकी पेनल्टी हो गई। समझो डिपॉजिट 20 लाख का ही है या डिपॉजिट 25 लाख का है, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया 50 लाख। ना 50 लाख और 1 करोड़ में से लोअर, तो आपकी पेनल्टी ये वाले के लिए, सिर्फ ये वाले के लिए आपकी पेनल्टी हो जाएगी 50 लाख टू 10 करोड़। ठीक है, समझ में आ रहा है पक्का? ये चीज को याद रखिएगा। सो अगर आपके 25 लाख की डिपॉजिट है, मल्टीप्लाइड बाय 2 50 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ में से विचएवर इज लोअर, तो क्या आएगा? 50 लाख, और 10 करोड़ की लिमिट जैसे की वैसी। सो 50 लाख से 10 करोड़। पक्का समझ में आया? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेटवर्थ और टर्नओवर है, दोनों में से कोई भी चीज आपकी कंप्लाई हो रही हो तभी जाके आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चल उसके बाद में ऑफिसर्स को कितना पेनल्टी है? तो जेल है अप टू 7 ईयर्स। 25 लाख से 2 करोड़ तक का पेनल्टी ऑफिसर को। ये एंड ऑब्लिक और भी हो सकता है। साथ में अगर आपने फ्रॉड किया है तो सेक्शन 447 तो सबको ही पता है, 447 फ्रॉड, उसका आपको पेनल्टी लगता रहेगा। ये है आपका सेक्शन नंबर 76A, ये है आपका सेक्शन नंबर 76A। ये चीज को याद रखना। ठीक है, लॉजिकली 1 करोड़ लिमिट नहीं हुआ बेटा। लॉजिकली देखो ना, इस केस में अगर आप 25 लाख तो बोल रहे हो, 25 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 50 लाख, तो 50 लाख और 1 करोड़ में से विचएवर इज लोअर, तो 50 लाख हुआ ना। तो 50 लाख से 10 करोड़। मैंने दोनों टाइप से बताया, जहां पे 1 करोड़ आएगा वो भी, और जहां 50 लाख आएगा वो भी। ये सभी के सभी इस लेक्चर के नीचे सभी के सभी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखिएगा। चल यहां तक आइडिया क्लियर है सबको? मैं क्या कह रहा हूं, जो मैंने मार्किंग की है कृपया कर लीजिए। समझ में आएगा मुझे जरूर बताइए। गो फॉर इट फास्ट।
अमाउंट ऑफ डिपॉजिट 20 करोड़ है तो 20 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स दैट इज 40, 40 और 1 करोड़ में से लोअर तो 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ की पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, 20 करोड़ भी डिपॉजिट का अमाउंट क्यों ना रहा, तो 1 करोड़ तो मिनिमम विच एवर इज लोअर लेना है ना, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 40 करोड़ हो गए, 40 करोड़ 1 करोड़ में से लोअर 1 करोड़, तो 1 करोड़ से 10 करोड़ की पेनल्टी लग जाएगी, सिंपल। ठीक है, और डिपॉजिट रीपे तो करना, वो 20 करोड़ के डिपॉजिट रीपे करना है विद इंटरेस्ट, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, वो तो करना ही है। ठीक है, एनए का मतलब नॉन अप्लीकेबल, एनए का मतलब नॉन अप्लीकेबल। एग्जामिशंस टू कंपनी, सॉरी माय मिस्टेक, यहां एनए नहीं चाहिए, एक बात को आपने याद रखना, एनए नहीं चाहिए, यहां राइट टिक चाहिए कि एग्जामिशंस इनको भी अप्लीकेबल है। ऑलरेडी मैंने बोला है 8 to 11 बैच के लिए आपको 3 लीव्स मतलब कुछ 6 पेजेस छोड़ने हैं, एंड 11:30 to 1:30 बैच के लिए आपको फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन के लिए कुछ 20 फेसेस छोड़ने हैं, 10 पन्ने 20 फेसेस। चार्ज का मतलब होता है बता विनीत दीक्षित कि जब आप डिपॉजिट इशू करते हो तो उसके बदले में आपको कोई असेट गिरवी रखनी पड़ती है। ठीक है, जब आप डिपॉजिट लेते हो, पब्लिक से पैसा लेते हो, तो उसके खिलाफ आपको असेट गिरवी रखनी पड़ती है, उसे चार्ज कहते हैं। तो दोनों केस में क्रिएट करना है। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट 10 करोड़ रहा तो भी पेनल्टी 1 से 10 करोड़ ही रहेगी बेटा। 10 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 2 20 करोड़, 20 करोड़ 1 करोड़ में से लोअर 1 करोड़, तो 1 करोड़ और 10 करोड़, पेनल्टी 1 करोड़ से 10 करोड़ ही रहेगी। डिपॉजिट का अमाउंट रिपे करना है वो 10 करोड़ जरूर रहेगा। श्योर, डन हो गया सबका? एवरीबडी यस और नो? ये मार्किंग हो गया होगा तो डन कर दीजिए। क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है, क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कि आपकी कंपनी कितनी अच्छी है। जैसे क्रिसिल से आपको क्रेडिट रेटिंग मिलता है ना, क्रिसिल से आपका क्रेडिट रेटिंग चेक करते हैं बैंक लोन देने के पहले कि आप लोन देने लायक हो क्या। वैसे ही कंपनी का क्रेडिट रेटिंग होता है कि कंपनी डिपॉजिट देने लायक है क्या, उसे क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। क्रिसिल केयर आपका पैन नंबर डाल के क्रेडिट रेटिंग निकालते हैं ना बैंक कि आप लोन देने लायक हो क्या, सेम ही है। डन एवरीबॉडी? अब ये चीज अगर हुई है तो आपका सेक्शन नंबर 73, सेक्शन नंबर 76। अब देखो डिपॉजिट के अंदर कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी यहां पे मेंशन किए हैं जो आपको लेने हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपका पूरा 73 मेंशन करके रखा है, इसको मैं एक बार मेंशन कर दूं फटाफट फटाफट, लेट्स गो। देखो सिंपली ऑन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट 2013, मार्किंग कर लो साथ में, अ कंपनी शॉल नॉट इनवाइट अ डिपॉजिट, एक्सेप्ट अ डिपॉजिट और रिन्यू अ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। मैंने बोला था 73 एक्सेप्टेंस फ्रॉम मेंबर्स का है, तो यहां पब्लिक से कर नहीं सकते, नहीं बोला है, शॉल नॉट वर्ड यूज किया है, बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नीचे डिपॉजिट में भी एक्सेप्टेड फ्रॉम द मेंबर्स एंड नॉट फ्रॉम पब्लिक, सीधा मेंशन किया है। एक्सेप्शन बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, सच अदर कंपनी एज में बी नोटिफाइड बाय सीजी। ठीक है, नो कंपनीज हैव बीन नोटिफाइड सो फार, फिलहाल के लिए। रेजोल्यूशन, आपको डिपॉजिट के लिए रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग लगेगा, मतलब ये जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन बोला गया है, ऑर्डिनरी। रूल्स ये आरबीआई प्रिस्क्राइब करेगा नॉर्मली आपको। ठीक है, पहले इसके लिए जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन, जो ओल्ड में पढ़े हैं बच्चे उनके लिए बोल दो, जीएम का एसआर पहले लगा करता था, पर अब नहीं लगता, अब जीएम का ओआर ही इसके लिए लगता है, क्योंकि आप मेंबर से ही डिपॉजिट ले रहे हो। जब आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, क्रेडिट रेटिंग, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, उनका अमाउंट, ये ऊपर हमने पढ़ा था। साथ में एक सर्कुलर आपको मेंबर्स के बीच में इशू करना पड़ेगा थ्रू स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड इन फॉर्म नंबर DPT1, ये आ गया पहला ही फॉर्म नंबर DPT1, और साथ में पब्लिश करना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर में और वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में कि आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो। ऑडिटर सर्टिफिकेट लगेगा जो आपने DPT1 को अटैच करना है और मेंबर्स के बीच में सर्कुलेट करना है। ऑडिट सर्टिफिकेट इसलिए क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है ये बताने के लिए।
और साथ में डिपॉजिट और उसका इंटरेस्ट पे कर सकते हो, ये बताने के लिए। ठीक है, फिर एडवर्टीजमेंट ये आपको देना पड़ेगा 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर लेड बिफोर द कंपनी इन द एनुअल जनरल मीटिंग हैज टू बी हेल्ड। ठीक है, फाइलिंग विद द आरओसी बोला है, आपने एक स्टेटमेंट फाइल करना है विद इन 30 days विद द आरओसी। डीआरआरए अकाउंट मेंटेन करना है 20% के लिए, हमने ऊपर ही देखा था। ठीक है, उसके बाद में सर्टिफिकेट मिलना चाहिए नो डिफॉल्ट का, मतलब देयर इज नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। इसके पहले आपने कभी भी डिपॉजिट रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट ना किया है, इसका आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए तो ही आप डिपॉजिट इशू कर सकते हो। ठीक है, कंपनी में प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, मतलब चार्ज क्रिएट करना। ठीक है आप सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों डिपॉजिट दे सकते हो, मेनली सिक्योर्ड ही रखने ही यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, एग्जाम्पशंस टू प्राइवेट कंपनीज मेंशन किया गया है। ठीक है, नॉर्मली बोला गया है द प्राइवेट शॉल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी विच एक्सेप्ट्स द मेंबर मनीज नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अगर आप पेड अप शेयर कैपिटल के 100% से ज्यादा मनी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, नॉट एक्सीडिंग, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, मतलब आपके डिपॉजिट पेड अप कैपिटल से कम है तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। जो स्टार्टअप कंपनी है फर्स्ट 5 years के लिए, उसको भी एग्जाम्पशन मिल जाएगा। जो फॉलो नीचे दिए गए कंडीशन फुलफिल करते हैं उनको भी एग्जाम्पशन मिल जाएगा, जैसे नॉट एन एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनी, बोरिंग ऑफ सच अ कंपनी और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट लेस देन ट्वाइस अ पेड अप कैपिटल और 50 crore रुपीस। ठीक है, अब ये जो चीजें नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्राइवेट कंपनी है, ये थोड़ी सी ऑप्शनल है, ये वन टाइम थोड़ी रीड करके छोड़ देना, क्योंकि अभी आपको थोड़ा टेक्निकली समझ में नहीं आएगा। दीज आर द एग्जाम्पशंस जो बेसिकली उन्होंने हायर लेवल पे मेंशन किए हैं। ठीक है, नीचे रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट विद द इंटरेस्ट, नॉर्मली ये आपकी ड्यूटी है कि आप डिपॉजिट अगर ले रहे हो तो विद द इंटरेस्ट आपने उसको रीपे करना चाहिए। फेल्यूर टू रीपे डिपॉजिट, अगर आपका फेल्यूर है डिपॉजिट रीपे करने में, तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी लॉस या डैमेज वगैरह हुआ है या कोई भी चीज हुई है उसके लिए आपको पेनल्टी लगेगी और लॉस और डैमेज भी आपको ठीक करके देना पड़ेगा। नीचे डीआरआरए बोला है। फिर सेक्शन 74 आता है, मैं चाहूंगा सेक्शन 74 को पूरा कट कर दीजिए, वहां लिखिए ट्रांजिशन प्रोविजन। ठीक, फिर आता है सेक्शन नंबर 76 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। सबसे पहले अगर आप एलिजिबल कंपनी हो, आपका नेटवर्थ और टर्नओवर स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर है, जो है 100 crore एंड 500 crore, लिख के रखिए। अगर आपने आरबीआई और सीजी के साथ कंसल्ट करके किया है तो ऐसे सिचुएशन में फॉर्म नंबर डीपीटी 3 में आप आरओसी को फाइलिंग कर सकते हो, और साथ में विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो। अमाउंट ऑफ चार्ज शॉल नॉट बी लेस देन डिपॉजिट एक्सेप्टेड, जितना आपने डिपॉजिट लिया उससे आपका चार्ज कम नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी कंपनी एलिजिबल है, मैंने बोला था पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 100 crore, टर्नओवर ऑफ 500 crore एंड ऑब्टेन अ प्रायर कंसेंट ऑफ जीएमएसआर, ये आपको आरओसी को फाइल करना है। ठीक है, नीचे प्रोविजन एप्लीकेबल फॉर चैप्टर दैट इज 76। फिर 76 का पनिशमेंट है, मैंने आपको टेबल फॉर्म में ही ऑलरेडी देख के रखा हुआ है, तो अगर आप इसको टेबल फॉर्म से पढ़ो तो ही बेटर है। ठीक है, उसके नीचे आपके शुरू होते हैं डिपॉजिट के रूल्स। ठीक है, इसके नीचे आपके डिपॉजिट के रूल्स शुरू होते हैं। यहां तक समझ में आया पक्का? तो ये सब मैंने मार्किंग करके रखे हैं, मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा है वो जैसा का वैसा नीचे दिया है। ठीक है धीरे भाई, मतलब बेटा ओंकार ऊपर जो पढ़ा है वही चीजें सब नीचे दी गई है, उसी के मार्किंग मैंने करके दिए है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के रिपोर्ट में आए या ना आए, ऐसे सिचुएशन में आपने ऑडिट रिपोर्ट सेपरेटली डिपॉजिट के लिए रखना चाहिए, सो दैट कंपनी का क्रेडिट रेटिंग और वर्दीनेस पता रहे। ठीक है, चलो डन एवरीबॉडी, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा। डन, यहां तक आइडिया क्लियर हुआ सबका? चलो यहां तक समझ में आया है क्या? ओके ओके, सो आज हम यहां रुक जाते हैं। जो बचे हुए डिपॉजिट के रूल्स है वो कल के लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे। कल भी लेक्चर हम नॉर्मली इसी समय लेंगे, दैट इज 11:15 AM। ठीक है, तो साथ साथ में लेक्चर कीजिएगा, कल आपका डिपॉजिट चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तबीयत थोड़ी सी नासाज है इसलिए वर्चुअल थ्रू, इसलिए मैंने आपको इसलिए ही ऐसा टॉपिक लिया जो छोटा है। आप देख सकते हो इसका कोई रिलेवेंस ना हमारी इनकॉर्पोरेशन ना चार्जेस के साथ कोई रिलेवेंस नहीं है।
पूरा अलग थलग टॉपिक है जिसके लिए सिर्फ बेसिक्स का नॉलेज जरूरी है, जो हमने ऑलरेडी लेके रखा है, ठीक है। और हमने चैप्टर भी आज चार्जेस से ही शुरू किया था, ठीक है। चलो, आई गेस सबको समझ में आया होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब्बा खैर, दसविदानिया, अलविदा बेटा, बाय बाय।